केंद्र सरकार में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने मेगा कैंपेन प्लान किया है। इसी कड़ी में दिल्ली के विज्ञान भवन में मेगा कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इस कॉन्क्लेव में जाने माने एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ऋषभ शेट्टी ने भी शिरकत की। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। बहुत स्वागत है आप सबका। थैंक यू सो मच। हमारा आज इस ताने का थीम है या टॉपिक है जन जन का विश्वास। आप सभी बात मानेंगे कि एक लोकतांत्रिक देश में चुनी हुई सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ा दायित्व होता है कि उसको और उसके काम को जनता का विश्वास मिले, लोगों का भरोसा रहे कि सरकार जो कर रही है, जो कि मोदी सरकार की कौन सी स्कीम्स या नीतियाँ या कौन सी इनिशिएटिव कैंपेन हमने इतने सारे देखे पिछले 9 साल में। इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में किन स्कीम्स का असर होते देखा है, एक बेहतर बदलाव होते देखे। कुछ टाइमर लगा हुआ है, थोड़े टाइम में बात होता है। और क्या हालात अपने आसपास इन्होंने पहले देखे हैं और उन स्कीम्स, उन इनिशिएटिव्स को इंट्रोड्यूस होने के बाद इन्होंने क्या होते देखा है अपने आसपास, अपने अपने क्षेत्रों में, और क्या इन्होंने देखा है कि उन स्कीम्स में जनता का विश्वास बढ़ाया है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले हम आप लोगों से एक ओपनिंग स्टेटमेंट लें। एज आई सेड, सिंधिया, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कीम्स और इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट where you have seen a positive impact of change happening in the area that you work in. और हमेशा हम कहते हैं लेडीज फर्स्ट, लेकिन मुझे लगता है इस चर्चा की हम कहेंगे जेंटलमैन फर्स्ट। नवाज, आप एक गांव से निकले थे और दुनिया भर में आपने अपना नाम कमाया, लेकिन जिस गांव को छोड़कर नवाजुद्दीन निकले थे, आज जब उस गांव में जाते हैं तो क्या लगता है आपको पिछले 9 सालों में क्या बदला है उस गांव में? पहले तो नमस्कार सबको। और मुझे लग रहा था कि 4-5 लोगों का होगा आपस में बैठ के, ये तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो मेरे थोड़ा सा मुझे आदत नहीं है इतनी ज़्यादा। बट एनीवे, मैं जब छोड़ के गया था अपने गांव को तब तो बहुत ही जर्जर हालत में था, इतना कोई खास डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं था। लेकिन रिसेंटली जो मैंने एक्सपीरियंस किया थी, 3 साल पहले मैं जब अपने गांव में गया था, यहाँ शुरू करता हूँ मैं, तो मेरे बराबर में मेरे घर के बराबर में जो घर थे वो बन रहे थे, और जो लोग बनवा रहे थे घर, उनकी कभी भी ऐसी दशा नहीं थी वो कभी बनवा सकते थे। तो मैंने जस्ट पूछा कि भाई ये इनके पास पैसा था, आइडिया क्या है, तो इतना शानदार इतना खूबसूरत घर बनवा रहे हैं, तो चक्कर क्या है? तो उन्हें बोले कोई स्कीम है, उसके तहत घर बन रहा है। और चूँकि मेरा मोहल्ला जो मुस्लिम उसमें रहते हैं, जो लोग घर बन रहे थे वो मुस्लिम थे, तो इस चीज़ को लेकर मुझे बहुत खुशी हुई कि जब स्कीम कोई लागू होती है वो सबके लिए लागू, उसमें कभी भी सरकार ये नहीं देखती, हमारी सरकार ये नहीं देखती कि ये है या वो है, इस तरह से नहीं। तो मुझे इस चीज़ को लेकर बहुत खुशी हुई। दूसरा, ऑफकोर्स क्राइम था, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम था, मतलब उत्तर प्रदेश में आप देख ही सकते हैं, वो अभी वो खौफ में ही है निश्चित। तीसरी बात ये कि हमेशा जब मैं उस वक्त था, जब मैं छोड़ के गया था, तो सड़कों की हालत तो बहुत खराब है, उसमें कोई शक नहीं। और आज अगर मैं बुहाना का रहने वाला हूँ, आप अगर आज जाके देखें उन सड़कों को, तो इतनी साफ सफाई और इतना मेंटेन किया वो सड़कों को, तो इस चीज़ को लेकर बहुत प्राउड भी होता है। एटलीस्ट मैं जो एग्जाम्पल दूंगा या कोई भी बात तो अपने गाँव से ही दूंगा। तो मेरे गाँव में तो ये डेवलपमेंट हुआ है, ये चीज़ें हुई है, और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतनी सारी चीज़ें इतनी डेवलप हो जाएगा। तो अब जाता हूँ मैं, तो मैं दिल्ली से होके जाता हूँ, जब मुंबई से आता हूँ तो दिल्ली आता हूँ, दिल्ली से मुंबई,
और आई थिंक मुझे 4-4 घंटे लग जाते थे दिल्ली से अपने गांव जाने के लिए, लेकिन अभी का जो रास्ता है सड़कों की वजह से वो आई थिंक 1.5 घंटे में पहुंच जाता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें मैंने देखी। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का असर देखा है? प्रधानमंत्री आवास योजना का आपने असर उसे देखा है कि लोगों के घर बन गए हैं, पक्के घर बन गए हैं, क्राइम कम हो गया है और सड़कें अच्छी बन गई हैं। ये 3 बदलाव आपको लगता है कि आपके गाँव में? जी हाँ। चलिए अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। निखत, खेलो इंडिया, खेल रहा है इंडिया युवा ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, इनिशिएटिव के प्रति लोगों खिलाड़ियों में विश्वास आया है। और पहली बात तो गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। जी हाँ, खेलो इंडिया की स्कीम के बारे में अगर बात किया जाए तो जैसे कि मैंने कहा पहले साल में एक कंपटीशन होता था और उससे ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं मिलता था दूसरे खिलाड़ी को और जो 3rd रैंक खिलाड़ी होता था। बट अभी ऐसे क्या है, खेलो इंडिया गेम्स हर एवरी ईयर होता है, उससे आप जब एक मेडल जीतते हो तो आपको खेलो इंडिया स्कीम में नाम आता है और एवरी मंथ आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, जिससे आपको फाइनेंशियली आपको एक टेंशन भी हो जाता है। आप अपने डाइट के लिए यूज़ करते हो, ट्रेनिंग पर्पज के लिए यूज़ करते हो। तो खेलो इंडिया स्कीम एक एथलीट के लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है, जिससे एथलीट अपने खुले माइंड फ्री होके स्पोर्ट के ऊपर फोकस कर सकता है और आगे जो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस देने के लिए वो अपनी पूरी मेहनत कोशिश वहाँ पे उसके लिए तैयारी करते हैं। और अगर लड़कियों की बात करें, लड़कियों का विश्वास कितना बढ़ा है, कितना एम्पावर्ड फील करती हैं या कितना इंकरेज फील करती हैं कि हाँ हम स्पोर्ट्स में आ सकते हैं? लड़कियों के लिए बहुत सपोर्ट रहता है, स्पेशली बॉक्सिंग में। पहले लड़कियों को इतना पूछता नहीं था कोई बॉक्सिंग में। जब से मैरी कॉम ने ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है तब से वुमेन बॉक्सिंग को लोग ने सीरियसली लेना स्टार्ट किया। और मेरी खुद की स्टोरी ऐसी है कि बेटी हुई है, जर्नी फ्रॉम बेटी हुई है तो बेटी हो तो ऐसी। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक छोटे से शहर से निकल के वर्ल्ड लेवल तक अपने देश को रिप्रेजेंट करना और देश के लिए मेडल जीतना। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का एक स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं तो ये कहूँगी कि मोदी जी आप एक नया स्कीम निकालिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ, जिससे और लड़कियाँ आगे आएंगी और स्पोर्ट्स के लेकर अपने देश का नाम रोशन करेंगी। क्या बात है वाकई। और मुझे तो लगता है कि काश हर बेटी की यात्रा ऐसी ही हो पाए कि बेटी हुई है और बेटी हो तो ऐसी। दिव्या, यू फाउंडेड अ फर्म कॉल्ड सीखो और आप यूथ एम्पावरमेंट और यूथ एम्प्लॉयमेंट पर बहुत काम कर रही हैं और मुझे लगता है युवाओं के लिए सबसे बड़ी चिंता उनके माता पिता की हर परिवार की होती है कि भाई बच्चे की नौकरी कब लगेगी, काम कब करेगी। आप जब से ये काम कर रही हो पिछले 9 साल में, आपको क्या लगता है किन स्कीम्स की वजह से आपको लगा कि हाँ हालात सुधर रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं एंड यू सीन द चेंज अराउंड? थैंक यू सो मच रिचा एंड रियली प्लेजर टू बी हियर। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें 50% से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन 25 साल की एज से नीचे है। मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन इज अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है या एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज कि डू दे हैव द राइट स्किल्स, डू दे हैव द राइट स्किल सेट। We need to train about 10 साल पहले we needed to train about 100 million people every year with the right skills for the health. I still remember it was 15th July 2015 जब हमने स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया था। मोदी जी ने यहीं से विज्ञान भवन से ही लॉन्च किया था एंड दैट वाज रियली आइकॉनिक क्योंकि पहली बार it actually brought together 20 different central and state ministries. काम हो रहा है स्किल्स में, लेकिन ये सारा काम अलग अलग हो रहा था। तो ये 9 साल पहले हमने एक मिशन के अंदर इसको क्रिएट किया है, स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया है एंड दैट हैज बीन ट्रांसफॉर्मेशनल। अंडर द डिजिटल स्किल इंडिया मिशन इन द पास्ट ईयर 6.5 करोड़ पीपल रजिस्टर्ड, 5.53 people were trained, 4.3 crore people have been certified under this Skill India mission.
which I think is a fantastic number. The second initiative जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा improvement और requirement थी the NEP. This is the National Education Policy that was introduced in 2020. ये पहली education policy है that was introduced in the 21st century. हमारी last education policy was 1986. And this policy really talks about skill development, not just बात में कि आप कॉलेज कर लिए अब डिसाइड करते हैं कि जॉब और करियर कैसे करेंगे, बट स्कूल लेवल पे हम इसको कैसे इंट्रोड्यूस करें. तो आज के दिन एट द 9th स्टैंडर्ड अ स्टूडेंट कैन चूज फ्रॉम 55 डिफरेंट स्किल्स इन 19 सेक्टर्स. राइट, सो अक्रॉस द कंट्री कुछ एग्जाम्पल सबके साथ अगर शेयर करें कौन कौन सी किस तरह की स्किल्स. तो अगर हम आप बोले तो आज के दिन हर 6th स्टैंडर्ड के बच्चे को, दिस इज इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल, वो कोडिंग चूज कर सकते हैं. 9th 10th 11th के बच्चे दे आर चूजिंग स्किल्स इन लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, हेल्थ केयर, इन नाउ AI, इन ड्रोन टेक्नोलॉजी. ये उनके लिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैटर है जो 9th स्टैंडर्ड का बच्चा राजस्थान या यूपी के स्कूल में चूज कर सकता है, पढ़ सकता है और आगे अपने लिए एक करियर और एक लाइफ बना सकता है. एंड फाइनली आई वांट टू टॉक अबाउट वुमेन इन डेवलपमेंट. मैं स्टार्टअप चलाती हूँ. स्टार्टअप इंडिया अक्रॉस हैज बीन अ ह्यूज इनिशिएटिव, आई थिंक न्यूज़ में रहा है. इसमें भी मैं स्टेटिस्टिक्स शेयर करना चाहूँगी. 2200 स्टार्टअप टुडे आर रन बाय वुमेन or by women founders. This is a 90% increase in the from the past decade. 36 unicorns have women as one of their founders. And I think this is an immediate result of the call of Nari Shakti, but more than anything, women-led development. हम women को develop नहीं करना चाहते, हम उनकी life नहीं improve करना चाहते हैं, हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं. दैट इज लेड बाय वुमेन. So women today are entrepreneurs. They are creating jobs. They are creating employability. 70% of all Mudra loans today are for women. And this is actual statistics on the ground. जिससे भी मुद्रा लोन है. जिस वक्त में हम लोग थे, जब मैं दिल्ली में पढ़ रहा था, बहुत पहले की बात है, बट वो बहुत इम्पॉसिबल सा लगता था. लेकिन आज कोई भी यंगस्टर अगर थोड़ा भी उसके दिमाग में कुछ आता है कि भाई मुझे ये करना है, तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं उसके सामने, बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम है उसके सामने. बेटियों को लेकर गांव में घर घर में ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद सोच बदली. बेटी पढ़ाओ पे मैं तो खुद मेरे मतलब हमारे यहाँ भी कॉन्सेप्ट नहीं था बिल्कुल भी कि बेटी पढ़ा, अरे बेटी क्या पढ़ा के क्या करेंगे, तो शादी वादी हो जाएगी, उसके दूसरे घर में क्या पैसा. तो लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट बदला है, तो उससे ये फायदा हुआ कि आज वो खुद जो माँ बाप कभी ये सोचते थे कि भाई अरे बेटी को तो पढ़ी हो गई, शादी कर ली है, कौन सा इससे क्या फायदा होगा, तो वो खुद आज अपनी बेटियों को, और ये रिजल्ट भी देख रहे हैं एट द सेम टाइम कि जो बेटियां हैं हमारी कितनी तरक्की कर रही हैं, उसका एग्जाम्पल बैठे हुए हैं हमारे सामने. तो इंस्पायर होती हैं आज बेटियां, इंस्पायर होती हैं और जिद भी कर, मतलब अपना हक समझ रही है. और ये हक समझने के लिए उतने साल लग गए. आज जब ये नारा निकला कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये डेफिनेटली इतने सालों के तक बैठी हुई थी और अपनी आवाज में बुलंद नहीं कर सकती थी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ. एक अच्छे काम के लिए भी अपनी आवाज नहीं निकाल सकती थी. आज आपके साथ बोले कि भैया पढ़ना है, हमें तो पढ़ना है. और लोग आज के माँ बाप भी या भाई बहन भी हर उनकी बात को मान रहे हैं कि हाँ जो सही बात है, सही चीज को एटलीस्ट मानना चाहिए. तो वो हो रहा है. मतलब पंख दे दिए गए तो उड़ने की क्षमता तो है ही, उड़ रही है. जब पंख दे दिए गए उनको, ताकत दे दी गई है बेटियों को. पंख तो पहले से थे, बस ताकत नहीं थी. हाँ, बस वो कि आज मिल गई. अगर आप देखें तो विमेन लेड डेवलपमेंट एक बड़ा चेंज आया है. अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो 7 करोड़ विमेन महिलाएं हैव जॉइंड SHG. ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो विलेज लेवल पे क्रिएट होते हैं. इन द पास्ट 9 years 7 करोड़ women have actually joined these groups. So I feel कि it's not just about
जाने का मौका मिला है। और एक हमारी एक्सपीरियंस रहा है, जब हम सबसे पहले गांव में जाते थे या स्कीम्स में बोलते थे और लड़कियों को बुलाते थे कि आप आइए, स्किल करें, आप ट्रेनिंग करें, तो एक हेजिटेशन रहता है। लेकिन जब उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, स्किल हो जाते हैं, जब वो काम करने लग जाते हैं, जब उनकी एक सैलरी आ जाती है, एंड ये सैलरी जब वो घर भेजने लग जाते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज कि पूरी कम्युनिटी मोबिलाइज हो जाती है। तो बाकी बच्चे, बाकी फैमिलीज आके बोलती हैं कि हमारी लड़की को भी आगे बढ़ाएं। तो आई फील दिस इनिशिएटिव कि आप एक लड़की को बढ़ाएं या एक लड़की को पढ़ाएं, आप एक को नहीं क्रिएट करें, आप पूरी सोसाइटी को चेंज करें। एंड हमें ये दिख रहा है कि पूरी सोसाइटी में ये एक चेंज आया है। एट द ग्राउंड लेवल, आई एम सीइंग दिस एट द विलेज लेवल। अगर हम स्टार्टअप फाउंडर लेवल पे पहुंचे, वहाँ पे भी दिख रहा है that more and more women are coming forward. I think I'll segue into one more topic that is very, very close to me is, just women and just the concept and the brand of India globally, जो हम इसे देखते हैं. As a startup entrepreneur, अगर मैं बात करूँ, तो SBI, we've had more than $100 billion of SBI in 2023 in India. It's the largest amount in the past 100 years in India. And I mean, टिन कुक का नाम सुना होगा आई थिंक ऑडियंस में, एप्पल के फोन होते हैं। लास्ट मंथ टिन कुक केम टू इंडिया। अगर आप सैम ऑल्टमैन का नाम जानते हैं, ही मेड AI, ओपन AI, वो नेक्स्ट मंथ ही डूइंग वर्ल्ड टूर, वो दिल्ली आ रहे हैं इंडिया से मिलने, इंडिया के यूथ से मिलने, और वो इसलिए आ रही है बिकॉज टुडे इंडिया इज रेलेवेंट ऑन द ग्लोबल स्टेज। And in the past 9 years, Modi ji government and this government has done a fantastic job in making us relevant, not just for us, but internationally, globally. People know that we have to take notice of our entrepreneurs, of our women, of our stars. We are the ones who will define the future, and we're really excited about that. Thank you. Cynthia, when you talk of schemes, some schemes sound very generic, but if you actually see, they really impact women and children more strongly. Talking of making even villages open defecation free, or when you say Clean India, or trying to get tap water, Jal Jeevan Mission, trying to get tap water access, to every household in every. How do you see these schemes as bringing a change to the lives of women and children, especially in rural areas? Great, thank you for that. I think one thing that I would pick up on is the incredible focus on responding to individual needs. So the national education policy, but the government of India also had the National Achievement Survey. It's the largest survey of an education system ever done in the world. And the point was to try to look at the system and understand what children are learning and what Indian students really know. So based on that, the government has then created schemes and a policy that would look at how do you really reach children at individual schools and make sure that knowing what they know, what they don't know, how do you make the education system stronger. So I just also note that because we've got a lot of young leaders here, that data, that information about what's really happening on the ground becomes extremely important. What that leads to is that India has made an investment in foundational learning. So schemes that are looking at how do you keep children in school in a safe environment. So all of these schemes, children don't learn. A girl or a boy can't learn if they're hungry or if they don't feel safe because of the sanitation or if they can't get access to clean water. So again, this convergence, when we look at Jaljabeem Swachh Bharat mission, when you look at Ayushman Bharat, all of these that come together that are looking at sanitation, health, and putting them in the facilities, this becomes an extremely important part of a child's home, but also their learning. So that convergence of learning and that foundational learning enabled to be able to have basic reading and numeracy. Again, it's based on a survey that India did in 2014.
schemes come together to make sure that you have water, sanitation, health, the government's addressing nutrition so that a child goes to school healthy and nourished. And all of this foundational learning. My third and final point is looking at the G20 and what the government has done with a real focus in its education working group on foundational learning. A child cannot have 21st century skills if she can't read and write and do basic math. So that foundational learning is then leading, and again, I would say, with an innovative approach where the government of India is looking at how you give skills in different pathways to young people who want livelihood. And that, I think, those schemes enable children to grow up healthy, nutritious, and learning. We're working, UNICEF and the UN are working on an initiative called UVA. And it works with the Ministry of Youth and Sport. It works with the Ministry of Education. It brings in the private sector. The private sector has a role to play in making sure young people have skills, in making sure they're connected to jobs. So this initiative, again, is an innovation that the government has brought across all sectors. And we have a portal that we've piloted in 16, not a pilot, in India, pilots are gigantic. So we've reached almost 4 million young people with a job across 15 states. And it needs to grow because it's connecting young people to jobs, to skills. So I think that I'm out of time. These initiatives, as well as these missions, together. I think I would end it with just a story, 2 little stories. One is whenever you ask young people, we have a platform. Do we have a handheld mic? Every time you ask young people anywhere in the world what's the number one thing that they're worried about, it's their livelihood. And it's young people. How's that better? Young people say they want to work, they want a livelihood. And I think that's the thing that is the most impressive. When I've traveled around, and I was just last week, early this week in Gujarat, and I met with one of the adolescent groups that has come together, a number of girls. And the number one thing they wanted to do was finish school and have a livelihood that could take them and build their future. And so I think I just give that story that these schemes are not only theoretical and interesting investments from a budget perspective, but they reach real lives, real girls who are counting on them and using them to make sure they finish school and then go to that next career that they're looking for. Thank you so much. वैसे मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना चाहूँगी. What is happening is some of the people audience, they are pressing those buttons in the front. Because of that, there is a disablement of the mics here. So kindly don't play around with those mics in front of you. Thank you. आप सभी लोगों की जो सीट पे माइक का बटन लगा है उसको कृपया दबाएं नहीं, इसकी वजह से मंच के ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है. प्लीज उसके साथ छेड़छाड़ ना करें. शुक्रिया. I just wanted to share a personal experience. I was visiting a school, a government school in a village near Bengaluru. And there the teachers were provided with testing kits. कि टीचर्स खुद देख सकते हैं हर 15 दिन में कि वहाँ पानी जो आ रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है बच्चों की. Under the general conditions, the teachers have been trained to test the quality of themselves. ताकि उन्हें किसी एक्सपर्ट का इंतजार ना करना पड़े. And periodically they keep checking so that the children get clean water to drink. So that's a beautiful initiative, I would say. आप में से कोई लोग अगर लेकिन प्लीज स्टिक टू द थीम जन का विश्वास. अगर हमारे किसी भी पैनलिस्ट से उनके क्षेत्र के कार्य के बारे में किसी सरकार के स्कीम के बारे में बात करना चाहते हैं.
माइक सीधा पहुंचाइए। सवाल कर लो अपना। अच्छा, आप खड़े हो जाइए, माइक आगे। Yeah. Finally, I'm confident that I think for everyone here, and all of you, when I say that all of you sitting on the side, you created paradigmatic shifts in whichever field you are, and you are true icons. Well, my question is personally directed for Navasri, sir. So when we look at the film industry, we see all of it with a lot of glitz and glamour. But does it get overwhelming at times? As when people look at public personalities with a lot of love and affection, but then again, it at times infringes your personal life as well. So what's the meaning of voting mechanism? I request us to stick to the questions raised. Then का विश्वास आपको उससे related कोई सवाल पूछना चाहिए. Yeah, so basically, how do you cope up with those things, and how do you maintain that the same level of affection with the audience in us? सी अपना काम ऑनेस्टी और हार्ड वर्क के साथ करते जाए, बाकी वो पे होता है। फिर आप आज जो आपको प्यार मिलता है वो आपकी ऑनेस्टी की वजह से है। जो भी जिस फील्ड में है, अगर वो ऑनेस्टी के साथ काम कर रहा है तो डेफिनेटली लोग हैं, पहचानने वाले लोग हैं और उसको वो पे होता है। हार्ड वर्क ये वो, हाँ थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू विल रियलाइज दैट वो पे होगा। तो मैं तो इसी उस पर चलता हूँ कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें वो ट्रूथफुल हो, ऑनेस्टी हो उस कैरेक्टर में, और इसी की वजह से आप प्यार करते हैं उन्हीं लोगों को जो आपको उस परफॉर्मेंस में वो चीज़ें देते हैं या हार्ड वर्क के साथ करते हैं। कोई भी नवाज, आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जहाँ आपने फिल्म इंडस्ट्री में हिंदी नहीं, जो लोग बोलते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं कि हिंदी में बात नहीं करते, उस पर आपके ऊपर वीडियो बहुत वायरल हुआ था। आपकी राय जानना चाहूँगी, अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अब ये इंट्रोड्यूस हुआ है कि लोकल लैंग्वेज, सिर्फ हिंदी ही नहीं, जिस इलाके से बच्चा आता है वहाँ की भाषा में बच्चों को पढ़ाया जाए, साइंस भी, सारे सब्जेक्ट, ताकि बच्चा अच्छे से समझ सके और आगे बढ़ सके। इस पर आप, क्योंकि आपने ये सवाल उठाया है पहले कभी। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है अगर आपके लोकल लैंग्वेज में आपको चीज़ें बताई जाए। इनफैक्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग जब शेक्सपियर के प्लेस पढ़ते थे तो वो बहुत ही क्लिष्ट उसमें होते थे, क्लिष्ट इंग्लिश होती थी और क्लिष्ट हिंदी होती थी। तो क्योंकि जबरदस्ती बोला जाता था पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो समझ में तो आप पढ़ते भी थे लेकिन समझ में नहीं आता। तो लेकिन अगर वो हमारी लैंग्वेज में होते, यानी लोकल लैंग्वेज में होते, वो सारे प्लेज या जो भी हम लिटरेचर हमने पढ़ा, तो उससे तो बेस्ट कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। आई थिंक केवल परफॉर्मेंस में भी जब हम बोलते हैं कि भाई ये अगर आप लोकल हैं, लोकल लैंग्वेज में जब परफॉर्मेंस करते हैं तो उसमें आपके एक्सप्रेशन ये सारी चीज़ें निखर के आती हैं। लेकिन जैसे आप दूसरी लैंग्वेज जो आपके कमांड में नहीं है, उस लैंग्वेज को परफॉर्मेंस करते हो दिख जाता है, कुछ लैक कर रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंग्लिश में कोई परफॉर्मेंस करूँ तो उसमें बहुत अलग होगा, और हिंदी में जब मैं परफॉर्मेंस करता हूँ तो मैं उसको कमांड है मेरा। तो ये इससे खूबसूरत बात हो ही नहीं सकती अगर लोकल लैंग्वेज में उनको, चाहे वो साइंस हो, चाहे आर्ट हो, लिटरेचर हो, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए। इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। Good evening, panel members. So my question is from Vigyan, and first of all, my name is Arun Kumar. I am from Ames College. So, Vigyan, since your transition to being a UNICEF representative in India in the month of October, what personally have you seen that has catapulted India into the stratosphere regarding the new education policy and its distribution in the rural areas? Your question was what I've seen in terms of the national education policy and how it's transcended across pan-India. I think the two things that are very powerful is that it is holistic from beginning to end of a child's education. So it's from the foundational learning through college.
and a pathway for a child to get to a livelihood. So India is not forgetting the importance of a foundational education and then providing opportunities like Divya has around entrepreneurship or vocational opportunities. And the skills and the 21st century opportunities will only come if you have that foundational learning, but it's also pushing for reaching with vocational, with entrepreneurial, with connecting to the private sector. Ministry of Youth and Sports Affairs, I often joke, they have pushed UNICEF and the UN to really reach over 300 million young people in India. I would have argued for, maybe we go for 150 million, but the government wouldn't allow it. They said we have to go for 300 million, so that's our goal. Thank you. I will just add to this, just to answer this question. ये NEP क्या है? ये NEP 2020, what is it doing? So I'll give you a very simple example. 12th के बाद आप college नहीं गए. You didn't do a college degree, but you started working. आप vocational education करने लग रहे हैं. आप factory में काम करने लग गए. You started working in logistics. You started working in healthcare. And उसके साथ you started, आपने कोई vocational training course किया. Now what NEP allows you to do, उसका एक framework है, and this is something that is already live and in place. And what this does is with your diploma, with this framework, आपने 3 साल पढ़ाई की है, and आपका ये diploma है that actually gives you equivalent to a university or college degree, which didn't exist before. So it doesn't matter if you've not had the opportunity to go to a university or a college, even if you're studying, even if you're working at the vocational level, after 3 years, you can go for your master's. I will talk about a more exciting sector, which is media, right? I think media is very interesting. Obviously the entertainment industry is very exciting. So for example, to answer your question, अगर आप acting में हैं, acting में काम करना चाहते हैं, the education policy today is actually allowing for roles like sound technician, for film production. ये vocational skills है, ये vocational roles हैं जो आज के दिन आप कर सकते हो on the Digital India platform, on different agencies that are involved, and this NEP will allow you कि आप 4 साल काम कर रहे हैं, आप बॉलीवुड में अपना लाइफ बना रहे हैं, लेकिन 4 साल बाद you actually have a graduate degree or a master's degree, and I think this is a massive change that is really happening in the area. एक लास्ट क्वेश्चन मुझे लगता है ले सकते हैं before we wind up the panel. अच्छा आपको मिल गया सम्मानित मंच, नमस्कार। मैं दीपक दुबे IMC हिंदी पत्रकारिता का विद्यार्थी हूँ। मेरा सवाल अनिल प्रकाश जोशी जी से है। महोदय, प्लास्टिक अपशिष्ट जो है आज के समय में एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है, चाहे मानव पारिस्थितिकी हो, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र हो या जलवायु परिवर्तन। तो प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए हम स्वच्छ भारत अभियान के संदर्भ में कैसे जो व्यवहार है समाज में लाए जाने चाहिए, इसका समाधान क्या होना चाहिए? देखो दोस्त, मैं कुछ मामलों में सरकारों को दोषी नहीं मानता। जिस दिन आप और मैं प्लास्टिक का उपयोग बंद कर जाएंगे, फैक्ट्री भी बंद हो जाएगी। समय आ चुका है, हम बहुत सी चीजों में इस देश को हमने कचरा बना दिया। कौन बना रहा है? सरकार डाल रही है क्या सड़कों में? आप और मैं हैं। तो जब तक नैतिकता और चरित्र में बदलाव नहीं आए, इस देश ने चरित्र खो दिया। सत्य है ये, अपना घर साफ, गली गंदी हो, शहर गंदा हो। तो मेरे प्लास्टिक के प्रति मेरी एक ही भावना है, ये तो चिपकी हुई चीज है। आप और मुझसे सबसे निकालो अपने आप, चला जाए, क्योंकि अब पहाड़ खत्म हो चुके उधर वाले, और यही पहाड़ अब आ चुके। यही शायद एक जवाब है। और वरना लगातार सरकार क्या बोलने में लगी है, प्लास्टिक यूज खत्म हो, कचरा फिर भी बाजारों में, क्योंकि आप और मैं अंकल किस खाते हैं, आप ही मैं सब चीजें खाते हैं, ये एक सवाल दोस्त। जो बदलाव आप अपने आसपास देखना चाहते हैं, उसकी शुरुआत खुद से करें। मैम बिल्कुल टाइम नहीं है, अगला 2 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो टाइम ऐसे बोलिए जी। नहीं, इतने लोगों ने
नेक्स्ट पैनल का टाइम हो गया। जो आप मिस कर गए वो सारी चीज इसमें इंक्लूड हुई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हेल्थ को लेकर के, इकोनॉमिक को लेकर के, एनवायरमेंट को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। लेकिन इसमें जो इस कंट्री की सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है और उसका जो 50% पार्ट है विमेन, उसके लिए इस सरकार ने जो काम किया है वो है ट्रिपल तलाक एबोलिशन। और ये मुझे थोड़ा सा इसलिए भी महसूस हुआ क्योंकि दीदी जो है वो लगातार इस टॉपिक को कवर करता है और एक बहुत अच्छा जो है वो कॉपरेशन रहा है दीदी का, बहुत अच्छा रोल रहा है इस चीज को पब्लिक तक पहुंचाने में। एंड व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ ट्रिपल तलाक इन मुस्लिम कम्युनिटी, ये सब चीज दीदी ने बताई है, कवर भी की है। तो मेरा एक क्वेश्चन है सिर्फ छोटा सा नवाजुद्दीन सर से। एक्चुअली ये टॉपिक मैंने उठाया था, आई एम एन एडवोकेट इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो फर्स्ट टाइम में मैंने वहाँ पे फाइल किया था। तो अभी मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने बहुत सारा चेंज देखा है, एजुकेशन को लेकर के भी अपने इंडिया में चेंज देखा है, तो आपने इस टॉपिक को लेकर के क्या चेंज महसूस किया? क्योंकि जो एशिया की लार्जेस्ट इस्लामिक जो स्टडी सेंटर है वो देवबंद में है और वो देवबंद जो है वो बुढ़ाने के बहुत करीब है। तो आप कोई भी चीज़ होने पर, इस तरह के तलाक होने पर जो लड़कियां हैं वो एकदम से फतवा लेने चले जाते थे वहाँ पर और डिक्लेरेशन हो जाता था यस इट इज वैलिड और उनका तलाक हो गया। तो अभी ये एक्ट फ्रेम हो जाने के बाद में आप क्या महसूस करते हैं? लड़कियां फतवा लेने जाती हैं, लड़के फतवा लेने जाते हैं, लड़के पुलिस स्टेशन जाती हैं। अब जवाब देते ये तो खैर बहुत अच्छा डिसीजन लिया था हमारी गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक का। और देखिए लड़कियां होती हैं, फीमेल होती हैं, शायद वो यहाँ है ना, और उनके सपोर्ट में हमें खड़ा होना चाहिए। जो भी रिवायत चली आ रही है, जो भी रिवायत है इस तरह की चीज, आपने 3 तलाक हुई और निकल गए, आप अपना काम छोड़ गए, ऐसा नहीं हो सकता है ना। ये बिल्कुल ही, और जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाया था इसके अगेंस्ट, वो बहुत ही, मैं उसको बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम पैनलिस्ट का और किरण का भी। हमसे जितना कह सकते हैं कि बहुत सारी अच्छी स्कीम, इनिशिएटिव, कैंपेन पिछले 9 साल में हुए, कुछ नाम हमको बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बहुत सारी ऐसी कैंपेन हैं, इनिशिएटिव हैं जिनका फायदा उससे जिससे नहीं उठा पाते क्योंकि हम उतने जागरूक नहीं है उन कैंपेन या नीतियों या इनिशिएटिव को लेकर। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम खुद जागरूक हो, अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार की महिलाओं को, क्योंकि लगातार महिला सशक्तिकरण की ज़्यादा बात हो रही है, इतना जागरूक करें कि हमें पता हो हमारे अधिकार क्या हैं और हमारे अधिकारों के लिए या हमें वो अधिकार देने के लिए हमारी सरकार क्या क्या कोशिशें कर रही है, क्या क्या नई नीतियाँ ला रही है। बहुत ज़रूरी है, जैसे दिव्या ने बताया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हम में से कितने लोग जानते हैं कि उस पॉलिसी में क्या क्या है। तो मुझे लगता है आज इस पानी का सबसे बड़ा कर्तव्य हो सकता है कि आप सब लोग जाकर अच्छे से उस पॉलिसी के बारे में पढ़िए। आप सब युवा हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। स्टार्टअप इंडिया से आप क्या फ़ायदा ले सकते हैं, डिजिटल इंडिया से, स्किल इंडिया से, बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनसे आपका विश्वास कब बढ़ेगा कि आप उसके बारे में जानेंगे, जागरूक होंगे और उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर दिस। थैंक यू। जन जन का विश्वास ये सब हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं यहाँ पर जो बैठे हैं आपके सामने, इस सेशन का टॉपिक युवा है और किसी ने सही कहा है कि शब्द को अगर आप पलट दें तो वो वायु बनता है और वायु की ही गति प्रदान की है 9 साल के अपने शासनकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों ने। तो आज देश के यंगस्टर्स की अगर हम बात करें तो लाखों युवा फेसबुक से लेकर स्टार्टअप
एंटरटेनमेंट से लेकर विज्ञान और टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रहे हैं, जिनमें से कई सारे लोग यहाँ पर भी हैं। थैंक यू वेरी मच। और इस सेशन में हम जो 9 सालों में अच्छा हुआ है और आगे और कौन कौन सी चीजें बेहतर हो सकती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा यशोधरा भजोरिया का, डायरेक्टर एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पर आई। सीए एक्सपर्ट की को फाउंडर है और एक ऐसी कंपनी जो टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग में लाखों लोगों की जिंदगी को आसान कर रही है। सजेशन मैं भी आपको जरूर दूंगा। और मेंबर ऑफ विकी लेडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या क्या इनिशिएटिव है जो आप लोग कर रहे हैं और जो यंग एंटरप्रेन्योर से आप लोग डेली मिलते हैं और जनता से भी मुलाकात होती है आपकी। लेकिन उस पर आने से पहले अखिल कुमार एक ऐसे शख्स जो शायद ही किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज है। मैं बात कर रहा हूँ 2 बार के ओलंपियन, अर्जुन अवार्डी, दर्जनों इंटरनेशनल पदकों के विजेता अखिल कुमार जी। इन्होंने खास ओपन गार्ड स्टाइल की वजह से देश और दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाई। तो वेलकम। अमान अली मगर, जोरदार तालियां आपके म्यूजिक के हम सब कायल हैं। वर्ल्ड वाइड इनके शोज को और इनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट को लोगों ने खूब सराहा। सरोज की पारंपरिक भारतीय परंपरा का परचम बड़ी बुलंदी से आप लहरा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपका म्यूजिक तो हम यहाँ नहीं सुन पाएंगे, लेकिन आपको सुनने की ख्वाहिश है। बिल्कुल। और अब संगीत के जादूगर के बाद हम रुख करेंगे हॉकी के जादूगर का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विवेक दत्तीरा की। कैप्टन वेलकम। बेहतरीन मिडफील्डर, फॉर्मर इंडियन कैप्टन, जिन्होंने ओलंपिक से लेकर दर्जनों इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में टीम इंडिया को लीड किया और आज स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन और कमेंटेटर के तौर पर गेम को सर्व कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। चकते। और अब जो 3 बचे हैं वो हैं RRR, रितेश, ऋषभ और रौनक। लेकिन रौनक से पहले मैं रितेश आपका स्वागत करना चाहूंगा। मार्कशीट में तो इनका नाम रितेश अग्रवाल है, लेकिन सारा शहर इन्हें डिस्ट्रप्टर अग्रवाल के नाम से जानता है। विजनरी CEO ऑफ ओयो हॉस्पिटैलिटी स्टार्टअप, सब जानते हैं इसके बारे में, जिसने रेवोल्यूशनाइज किया होटल इंडस्ट्री को। और दिल्ली में आपके लिए एक बड़ी स्पेशल चीज है रितेश, कि यहाँ के लड़के बोलते हैं कि अग्रवाल जी की स्वीट शॉप ज्यादा है या अग्रवाल जी के लड़के का ओयो। आपका पैशन फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कमिटमेंट टू क्वालिटी, जिसने बिजनेस को इतना यूनिक बनाया है। एक सिंपल इंसान विद सॉलिड इंटेंट, कीप शाइनिंग रितेश। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। एंड नाउ इट्स माय ऑनर टू वेलकम वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ आवर टाइम, एवर डैशिंग एंड डायनामिक, ऋषभ शेट्टी। शांतारा ने दुनिया हिला है। आपको देखते ही इतने सारे आपके फैंस हैं यहाँ पर। और कहते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज में भी लगन और मेहनत अगर सॉलिड हो तो इतिहास बनाया जा सकता है, जो आपकी फिल्म ने बनाया। चाहे थ्रिलर हो, चाहे हार्ट वार्मिंग ड्रामा हो, चाहे लाइवली कॉमेडी हो, सब में आप अव्वल हैं और ऐसे ही आप शानदार काम करते रहें। थैंक यू वेरी मच, आज आप यहाँ पर सेशन में आए। एंड में मैं रौनक, रेडियो पर आपने मेरी स्प्लिट पर्सनैलिटी के दर्शन किए होंगे। नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? मुझे यहाँ पर वो लगाने के लिए बुलाया गया, तो मेरा नाम है यानी रौनक। तो आइए शुरू करते हैं सेशन की शुरुआत। और सबसे पहला सवाल यशोधरा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और ये सवाल जुड़ा है उन इनिशिएटिव से जो आज इस न्यू इंडिया के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंडअप इंडिया हो या डिजिटल इंडिया। एंड डू यू थिंक इंडियन गवर्नमेंट हैज एफिशिएंटली मोबिलाइज्ड द यूथ ऑफ कंट्री टू एडवांस अ बूमिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया? और आप इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स को लोगों को मिलते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? फर्स्टली आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट रौनक। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि 9 साल का समय काफ़ी छोटा है ये देखने के लिए कि हम कहाँ तक पहुँच पाए, और ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं सरकार की तरफ से, जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जो एंटरप्रेन्योर है उसके लिए ये कितना महत्वपूर्ण रहा है। आज के दिन मैं दिल्ली से हूँ, आप दिल्ली से हैं, लेकिन जो विमेन एंटरप्रेन्योर है, मैं खाली इसको विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लेंस से देखना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हें जो जिस तरीके का सपोर्ट मिला है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं एसपीओ के जरिए अगर आप जाएं तो एक स्टेट है जहाँ पे कर्क्यूमिन एक हल्दी से निकलता प्रोडक्ट है। अगर आप रिलायंस जाएंगे तो कर्क्यूमिन बहुत ही वो आजकल फैंसी प्रोडक्ट हो गया है। दिस फार्मर इज a woman farmer, a part of an SPO, and she produces the world's best and highest quality
curcumin in this world. Because of ONDC, which was set up by the government, she now has a place to sell that curcumin. She now has a place to market that curcumin. There's somebody who's transporting her curcumin from that village across all cities. You sitting in your house in Delhi, somebody sitting in a flat in Mumbai is being able to consume her curcumin because किसी ने बनाया है. एक दूसरा उदाहरण है एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है जो नॉर्थ ईस्ट से है, सागरीजा. उन्होंने फ्रूट से लेके वाइन बनाया है. And Northeast as a culture, you need to understand the women entrepreneurship in Northeast is more prevalent than men. Women work a lot more than men. In general also they work a lot more, but Northeast में तो वहाँ से ज़्यादा काम करते हैं. मैं इसका आंसर आपको दे सकता हूँ, बट नहीं मन मत कीजिए. पर उनके अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद में तो जो इसका इम्पैक्ट आया है वो आया ही है. लेकिन जो इम्पैक्ट ये छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू, एसपीओ के थ्रू, जो ग्रास रूट लेवल पे एंटरप्रेन्योर्स को मिला है, वो एक बहुत ही अलग लेवल का सपोर्ट मिला है. और वो सपोर्ट खाली पॉलिसी के पेपर के ऊपर लिखने से नहीं होता है. वो कहीं ना कहीं ट्रिकल डाउन इफेक्ट करके सेंटर से स्टेट से, स्टेट से सिटी से डिस्ट्रिक्ट से जाके कहीं ना कहीं इसका मिलाप हुआ है. तभी इस तरीके का गैल्वनाइजिंग इफेक्ट जो बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल एफर्ट हुआ है. स्टैंड अप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, ये अच्छी चीज़ें हैं. इसको एक प्रोसेस में डालने के लिए आगे के दिन में चाहे जो भी हो, ये प्रोसेस इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है. एंड आई थिंक ह्यूज क्रेडिट टू द गवर्नमेंट फॉर बीइंग एबल टू डू दैट. आज वो कोई अगर इडली सेलर है कोरमंगला तमिलनाडु में, उसको वही सपोर्ट मिलता है जो रितेश जैसे बहुत ही बड़े स्टार्टअप को दिल्ली में मिल रहा है. एंड आई थिंक to get that idli seller at the same level playing field as somebody like him, I think that answers your question. Perfect. Thank you very much, Yashoda. रितेश, आपकी बात से यशोधरा ने बात खत्म की तो अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा. जब आप एक यूथ आइकन हैं, आपका स्टार्टअप लोगों के लिए एक ऐसा उदाहरण है कि और इतनी कम उम्र में आपने जो सब कुछ हासिल किया है, लेकिन जब आपने शुरू किया था तब ऐसा हिंदुस्तान नहीं था, ऐसा भारत नहीं था. आज अगर हम बात करें तो ओवर 100 यूनिकॉर्न देश में, और हर एक यंग लड़का कुछ ना कुछ अलग करना चाहता है. आप स्पेशली जो आपसे मिलते होंगे वो हर कोई ना कोई आपको कोई आइडिया कुछ कर रहा होता है. So how do you think the Prime Minister's vision of Startup India has transformed India into a hub of innovation? Innovation hub के रूप में कैसे इसको ट्रांसफॉर्म किया? देखिए, सबसे थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए. और आपका एग्जाम्पल मेरे को पहली बार किसी ने बताया कि क्योंकि बचपन में आप जानते हैं कि अगर आपका सेकेंड नेम अग्रवाल है तो क्लास में कोई ना कोई मिठाई करता ही है कि तुम्हारी मिठाई की दुकान होगी. तो पहली बार मैंने उसका पैरेलल देखा कि अग्रवाल मिठाई की दुकान ज़्यादा है या फिर ओयो होटल ज़्यादा. तो मुझे खुशी हुई सुन करके. तो देखिए, सबसे पहले मैंने हमारी कंपनी की शुरुआत हुई 2014 में. तो हमारी कंपनी भी 9 साल पुरानी और भारत में भी 9 साल का एवोल्यूशन हुआ. हमने तो एक ही इकोसिस्टम देखा है कि जहाँ पे भारत आगे बढ़ता है, जहाँ पे भारत में आगे एवोल्यूशन होता है. तो उस समय से हम ऑफकोर्स बउआ की बड़ी कहानियाँ सुनते आए. और बउआ की आदत है कि वो हमेशा गोल घुमा करके जवाब देते. मैं कोशिश करूँगा मैं सीधे जवाब. मेरा सीधा जवाब ये है कि आज आप शायद यहाँ पर हमसे जो सेशन पे आए, आप शायद एक ओला की गाड़ी लेकर के आए. मेरे कुछ मित्र आए हुए हैं सेशन में जो कि आकर के ओला के होटल्स पे ठहरे हैं. आज यहाँ की फ्लाइट कुछ लोग लेकर के आए हैं, वो शायद किसी पेटीएम या किसी और सर्विस का इस्तेमाल करते हुए हैं. तो ये सर्विसेज जिनको हम आज जिसके बिना जी नहीं सकते, वो 9 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करते. बहुत आसानी से हम भूल जाते हैं. 9 साल पहले ऐसी एक भी सर्विस नहीं एग्जिस्ट करती थी जो आज के दिन में हमारी एवरीडे लाइफ से रेगुलर हिस्सा है. ये भारत का नया स्टार्टअप रेवोल्यूशन है कि 9 साल में देश में $100 बिलियन ज़्यादा, क्लोज टू एक्चुअल नंबर करें तो लगभग $300 बिलियन का मार्केट कैप आउट ऑफ नथिंग जनरेट हुआ है. मुझ जैसा इंसान जो रायगढ़ में रहता है, रायगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश बॉर्डर से जहाँ मैं आता हूँ, वहाँ से लेकर के आज हम लोग सिर्फ यंग बच्चे ये नहीं कह रहे कि हमें इंडिया में बड़ा बिजनेस है. लोग कह रहे हैं हमें छोटे शहर से आके दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स बन सकते हैं. तो एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ. पहले लोग कहते थे कि आइसक्रीम लोग कहते थे कि स्विस कंपनी की खरीदें, गाड़ी शायद जर्मन कंपनी की, वेरियस सारे सर्विसेज है.
आज अगर आप सेम यूरोप में जाएं तो आपको गाड़ी ओला की मिलेगी, होटल ओला का मिलेगा। न्यू कार्स अगर आपको खरीदने हैं तो टाटा ऑफ कोर्स ओन जैगुआर जैसे कि कमिंग वेरी सक्सेसफुल। तो बहुत तेजी से भारत से भी अच्छा है। भारत मेरे हिसाब से will be the bright shining light for the world and driven by of course young people in India who are driving cars. ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू वेरी मच। वीरेंद्र, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। स्पोर्ट्स के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है और यूथ को इंस्पायर करने के लिए और उनमें वो एनर्जी जिसका वो सही तरीके से उपयोग कर सके, स्पोर्ट्स का एक बहुत अहम रोल है। So what specific measures have contributed to the growth and popularity of hockey? क्योंकि आप कप्तान भी रहे हैं और आपने इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में टीम को लीड भी किया है। Among young aspiring athletes in the country in past few years, आपको क्या लगता है पिछले कुछ सालों में इस खेल को लेकर जो बढ़ावा है? Yeah, thanks Ronak and thank you for inviting me here. I think hockey has changed a lot over the years from the time I was playing in late 90s, early 2000s to now, and as many of you all might be knowing, it was a great moment for Indian hockey at the Tokyo Olympics in 2021 because the Indian men's hockey team won an Olympic medal after 41 years, so that was great. But actually for me, the biggest story of the Tokyo Olympics across sports was the performance of the Indian women's hockey team, who came fourth at the Tokyo Olympics, just missed out on an Olympic medal. And I say biggest story because in 2016, the Indian women's team qualified after 36 years. The last time the Indian women's team had qualified was in 1980. Then they qualified in 2016, they came last. So 12 out of 12 teams, and at 2021, maybe about 85 to 90% of the same players played at the Tokyo Olympics, and from last, they almost won the Olympic medal. So what has happened in the last 5 years, between 2016 to 21, I think it's just a result of a lot of investment at the grassroots level. I think from the time I was playing to now, if you look at the quality of coaches, if you look at the quality, the number of astroturf pitches in the country. So just to give you a stat, maybe when I retired from hockey in 2008, India had totally about 20 astroturf pitches in the full country. Today we have around 160 to 170 for anecdotal evidence. But however, just to give you just so much scope for improvement, if you look at some of the hockey superpowers, so if you just look at Holland, Australia, Germany, and Holland, you look at Amsterdam, Germany, say Munich, Australia, Sydney, in each of these cities, there are about 500 astroturf. And we have 161. So infrastructure it's improved a lot, but still a long way to go. I think a big difference has been investment in sports science. Hockey has today become a very physical sport, and especially for girls. See, 90% of the Indian team, men and especially women, come from small towns and rural areas. And hockey has become a really physical power sport. We could always match the best nations in the world in skill, but what we are struggling to match them is in strength, in fitness, in nutrition, in endurance. In those 1%ers, every 1% makes a big difference at the highest level. And you cannot match the Dutch and the Germans and the Australians unless they are physically able to hang in there with them for 17 minutes, or now 16 minutes of a hockey match that is. And I think that's been the biggest change. And you know, today when at the Tokyo Olympics, I was doing the commentary of the match, and India beat Australia in the Olympic quarterfinal in women's hockey. And I saw those girls celebrating on TV, and about 10 of those girls come from small villages in Haryana. And I just thought to myself, those girls celebrating, what would it mean for a million young girls watching all over the country, and give hope and belief that you can do whatever you want in life. Because most of these girls come from backgrounds where growing up they could not wear jeans, or they're not allowed to have a mobile phone, or they had no knowledge about nutrition and physical fitness. I think that's been the biggest investment in the last decade.
And to build champions, it doesn't happen overnight. It takes, all sorts of people take years and years to achieve a level of expertise that is of world-class level. They are always in it for the long term. And I think, I would say the government has done a great job in investment at the grassroots level, which finally translates into results. Perfect. Thank you very much for sharing. I just want to add, Ronald, sorry, that I think it's so important to have good positive role models in all fields, but in sport. And if you think of in Olympic sport also, especially for women, women's sport, you think of Mary Kom, Sindhu, Saina, Deepa Karmakar, Mirabai Chanu, Navlina Borgohain. So many women athletes have done the nation so proud. And I just think when women achieve, especially, the story is always so powerful. Perfect. Thank you once again. अभी भी इससे जुड़ा मेरा एक सवाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, तो मैं इमोशनल इन्वेस्टमेंट की भी बात जरूर करूँगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब भी कोई इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट होता है या कोई ऐसी प्रतिस्पर्धा होती है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, सो प्लेयर्स को मोटिवेट करने के लिए उनको प्रॉपरली मतलब मोटिवेट किया जाता है, उन्हें बाय बोला जाता है, और अगर वो कॉम्पिटिशन में अच्छा करें या बुरा करें, कई सारे ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए जहाँ पर उन्होंने लड़कियों से कहा है कि पहले तो आप रोना बंद करिए। तो एक नेशनल लीडर का इस लेवल पे स्पोर्ट्स के जितने भी खिलाड़ी हैं उनको ये इन्वॉल्वमेंट कितना ज़्यादा इंस्पायर करता है और कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है एक खिलाड़ी के। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं इतना अच्छा वक्ता नहीं, जैसे अगर मुझसे ऐसे नॉर्मल डिस्कशन की जाए तो बड़े अच्छे से बात कर देता हूँ, खासतौर पे टुकड़ों में, क्योंकि ना अपने आप एक ही बात को बार बार बोलना, फिर माइक से वही को आना, ऐसा लगता है क्या बोल रहा है। तो मैं देसी बन के रहना चाहता हूँ। जो आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो बताया है कि जिस तरीके से वो सभी खिलाड़ियों से खेलने से पहले मिलते हैं, तो मोटिवेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है आंतरिक, एक होता है बाहर, मतलब बाहरी रूप से। बाहरी रूप से तो ये होता है कि आप जब मेडल जीतोगे तो आपको पद मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, आपको सेलिब्रिटी स्टेटस मिलेगा। और जो आंतरिक रूप से होता है वो पदक जीतने से पहले होता है। जैसे कहीं भी खेलने के लिए, या ये लगा लो एक किस्म से वो योद्धा है, अगर वो लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं, कोई चीज़ जीतने के लिए जा रहे हैं, तो उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार जो नरेंद्र मोदी सर प्रधानमंत्री जी जब वो मुलाकात करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है। मुझे याद है वो दौर भी, हम तो डीसी से मिलकर भी राजी हो जाया करते हैं, समझ रहे हो। हमारे लिए तो डीसी बहुत बड़ी टोप थी। तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं उससे एथलीट कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी हमें खेलने से पहले ही मुलाकात कर रहे हैं, मोटिवेशन का फैक्टर है और काफ़ी उत्साह मिलता है उससे खिलाड़ियों को। मेरा तो ये मानना है। मैं इससे पहले कह रहा था कि मैं ना ज़्यादा बड़ी चीज़ दे नहीं पाता, टुकड़ों में बात कर बड़ी नहीं, आप ऐसे ही समझिए कि हम दोनों ही बात कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं। मजा भी इस चीज़ का भाई, रोनक भाई, मजा भी इस चीज़ है, आंखों में आके डाल के बात करें ना, भाई एक क्वेश्चन आया फिर मैं जवाब दूँ, फिर टॉपिक क्या है, युवा शक्ति। असली युवा तो वही है भाई, आंखों में आके डाल के बात कर सके। थैंक यू वेरी मच। ऋषभ, मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, और इन्होंने मुझसे बोला स्ट्रिक्टली आप मुझे हिंदी में पूछेगा, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, मैनेज करता हूँ मैं। हाल ही के दिनों में और कई सारी ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने ग्लोबल लेवल पर जो इम्पैक्ट डाला है, जिसमें से एक सबसे खास मूवी आपकी है कांतारा। उसके लिए जोरदार तालियां। आपकी परफॉर्मेंस, आपकी पूरी टीम की परफॉर्मेंस ब्रिलियंट। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने भी भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए जो फिल्मों का रोल है, जो आर्ट और कला का जो रोल है, उसके बारे में काफ़ी बात करी। सो टेकिंग फ्रॉम हिज विजन ऑफ टेकिंग प्राइड इन आवर कल्चर, हाउ डू यू थिंक फिल्म इंडस्ट्री कैन प्ले अ रोल इन दिस? उसका कितना अहम रोल? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। सो डोंट वरी, मैं थोड़ा हिंदी में मैनेज कर देता हूँ। डेफिनेटली सिनेमा इज द मोस्ट पॉपुलर मीडियम,
स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम टू टेल अ स्टोरी। तो अभी बहुत साल से हम लोग फिल्म इंडस्ट्री देख के आ रहे हैं। तो उससे पहले नाटक, ड्रामा या स्ट्रीट प्ले, तो फोकलोर हो, बहुत सारे मीडियम से हम लोग कहानियाँ बताते हैं। तो इस कहानी की वजह से हमको एक अनपढ़ हो, अनएजुकेटेड हो, उनको भी रामायण पता है, महाभारत पता है, तो हमारा जो माइथोलॉजी कहानी हो और हिस्ट्री हो सब पता है, क्योंकि स्टोरी की वजह से वो फोकलोर माउथ टू माउथ, वो जनरेशन टू जनरेशन तो आके हम लोग को ये सब पता है। तो आगे का दिन में फिल्म एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम बन गया, तो उसमें कहानियाँ बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें भी पहले क्या होता था कि एक हमारा कल्चर, हमारा देश के बारे में हमारा रूटेड कहानियाँ तो नेगेटिव पर्सपेक्टिव में बता रहे, बहुत सारे फिल्म वैसा हो रहा था। मुझे लगता था कि हमारा देश को अच्छा दिखाना जरूरी है, हमारा पॉजिटिव पॉइंट को दिखाना जरूरी है। तो उसके अंदर, वो कहानी के अंदर जो क्या इश्यूज है, हमारे अंदर का क्या इश्यूज है वो भी बता सकते हैं, लेकिन दैट इज नॉट ओनली द स्टोरी। सो वो एक पॉजिटिविटी लेके आना चाहिए, वो हमारा रूटेड कहानी में मिलता है, हमारा कल्चर में मिलता है, हमारा रिचुअल में मिलता है। कांतारा में वही मेरा आइडिया था कि पूरे देश में एक मैंगलोर, एक कोस्टल कर्नाटका का एक गांव का कहानी, तो मेरा गांव का कहानी में लेके आया, लेकिन पूरे देश में हर कोने में, हर गांव में ऐसा कुछ रिचुअल्स है, ऐसा कुछ बिलीफ सिस्टम है। दैट इज व्हाट इंडिया इज। तो वो गांव का कहानी तो तरीका अलग रहेगा, जो प्रोसीजर्स जो करते हैं, वो रिचुअल, वो भगवान का बिलीफ सिस्टम, वो सब तरीका अलग रहेगा, लेकिन जो कोर इमोशंस जो है बिलीफ सिस्टम में, वो एक ही रहेगा। क्योंकि हर 20-30 किलोमीटर में हमारा डायलेक्ट चेंज होता है। तो अगर मैं कन्नड़ा बात करता हूँ, कुंदापुर कन्नड़ा बात करता हूँ, थोड़ा 20 किलोमीटर आगे आया तो वो डायलेक्ट भी चेंज होता है। उसके साथ ही साथ हमारा वे ऑफ लाइफ, हमारा अपीयरेंसेस, बिहेवियर, सब कुछ, फूड, एवरीथिंग चेंज। तो ये पूरे भारत में कनेक्ट होता है, क्योंकि जो हम सबका इमोशन एक ही है, हम सबका बिलीफ सिस्टम एक ही है। तो वो फिल्म में लेके आना बहुत जरूरी था। तो वो सोच था। एट सेम टाइम नरेंद्र मोदी जी ने वही ज़्यादा मतलब फिल्म वालों को बता रहे थे। 3 साल पहले शायद बॉलीवुड में कुछ टेक्नीशियंस और फिल्म मेकर्स को मिले थे, उस समय में भी उसका एक भाषण सुन रहा था। हमारा भारत का कल्चर, हमारा जो रूटेड कहानियाँ लेके आके मतलब वर्ल्ड को प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है, वो एक थॉट भी था। तो आगे का दिन में मेरा फिल्म में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा भारत का जो फोकलोर है और हमारा रिचुअल, हमारा जो बिलीफ सिस्टम जो है, हमारा जो मिट्टी का कहानी क्या है, वो लेके आने का मन है और प्लान भी है। तो आगे भी वो करते हैं। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। और फिल्म की बात हुई है तो म्यूजिक की बात तो होगी। अमान, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पर आए। ये म्यूजिक जो है हमारे कल्चर का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर has been actively involved in connecting youth with culture, with our roots. So what do you think? The new generation has started to connect back with the roots, अपने म्यूजिक से, अपने संगीत से, अपनी जड़ों से। कितने सालों में आपको लग रहा है कुछ बदलाव? पहले तो नमस्कार और आदाब आप सभी को। थैंक यू, इट्स अ प्लेजर एंड ऑनर टू शेयर दिस स्पेस विद ऑल दीस ग्रेट पीपल। जो आपका सवाल है, देखिए युवा पीढ़ी के लिए आई थिंक द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब इज डूइंग अ लॉट। मैंने जितना नोटिस किया है, देखिए फिल्म म्यूजिक हो, क्लासिकल म्यूजिक हो, ये तो हमेशा पहले से प्रमोट किया गया है। बट व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैज डन व्हिच इज अमेजिंग, कि छोटे छोटे गांवों से, छोटे छोटे शहरों से जो डिजर्विंग टैलेंट है उसको उन्होंने प्रमोट किया है। चाहे उसमें कोई क्राफ्टमैन है, कोई आर्टिस्ट है, पेंटर है, डांसर है, उनको आगे लाए हैं। देखिए मेरे जो पिता हैं, मेरे वालिद हैं उस्ताद अली खान साहब, अगर ईमानदारी से अगर मैं उनका बेटा नहीं होता तो आज जो भी कुछ थोड़ा बहुत मैंने हासिल किया, इसको और 40-50 साल लग जाते। ये ऑनेस्टी की बात है। तो
I feel I'm very fortunate that good karma, I was born in the right place, I guess. इसकी वजह से मुझे ऊपर वाले ने ये जगह दी. लेकिन जो अभी जो सरकार कर रही है ऑल ओवर इंडिया, आई फील आर्ट एंड कल्चर को बहुत प्रोत्साहित कर रही है. एंड मोर देन दैट, मैं हाल ही में अवार्ड नाइट देखता था जहाँ पे किसी रिमोट विलेज में एक कोई टीचर थे, उनको वो ऑनर कर रहे थे. सो दिस नेवर यूज्ड टू हैपन पहले. ये जो होना शुरू हुआ, आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक. एंड आई थिंक इंडिया, यू फील प्राउड एज एन इंडियन. विदेश में हम जब ट्रैवल करते हैं, आज हमारा पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है. एंड यू फील प्राउड एज अ इंडियन नाउ, मोर प्राउड. थैंक यू वेरी मच. जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, एक यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर होने के नाते, सिर्फ जॉब्स क्रिएट करना नहीं बल्कि सेलिब्रेटिंग कंट्री कल्चर, यू नो, व्हाट इज योर मैसेज युवाओं के लिए? आपका क्या संदेश रहेगा आज के दिन? आई थिंक युवाओं के लिए मेरे पास तो कोई संदेश नहीं है. बेशक मुझे यहाँ पे ऑडियंस में बहुत सारे युवा मिल रहे हैं और दिख रहे हैं. अगर उनके पास मेरे लिए कोई संदेश है तो प्लीज़ मुझे बाद में मिलेगा, बिकॉज इनकी एडवाइस से ही अब आप सक्सेसफुल हो सकते हैं. अब पावर इस साइड ऑफ द टेबल नहीं है रौनक, पावर उस साइड ऑफ द ऑडिटोरियम है. तो अ होल लॉट ऑफ, तो आई थिंक ये पावर हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा, या तो रो के ना धो के, लेकिन कुछ ना कुछ करके ये पावर हमें एक्सेप्ट करना होगा. एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अगर आप इजाज़त दें रौनक, बट अगर आपने सबकी बातें सुनी, राइट फ्रॉम वीरेन टू अखिल टू रितेश टू अमान टू ऑब्वियसली ऋषभ, सब बोलते हैं कि जो बदलाव आया है वो गांव से आया है, जो बदलाव आया है वो ग्रास रूट से आया है. एंड आई थिंक कि वही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये सरकार ने क्या कर दिखाया है. जो पिछले कई सालों से खाली बातें होती थी, अनाउंसमेंट होते थे, लेकिन हमें दिखता नहीं था. इतने अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री के लोग अगर यहाँ पे बैठे हैं और सबके मुंह से, और हम पिछले 5 मिनट पहले, the first time we met was 5 minutes back, and if all of us are echoing the same thing, that means that something is going right. Just to give you a small example, to take just to understand कि सरकार अपनी तरफ से अपने सिस्टम को कितना स्ट्रॉन्ग कर रही है. कुछ साल पहले अगर आपको किसी मिनिस्ट्री से या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होता था, आपको जुगाड़ लगाना पड़ता था, वेबसाइट पे जाना पड़ता था, डाउनलोड नहीं कर सकते थे डेटा. कई बार तो डेटा जो डाउनलोड होता था वो पढ़ने योग्य नहीं होता था. अब in the year 2022, they launched the National Data and Analytics Platform called NDAP. It's got connected, it's got 885 data sets. It's connected to 46 ministries across 15 sectors. आज के दिन अगर किसी प्राइवेट प्लेयर को, किसी रिसर्चर को, किसी स्टूडेंट को, किसी दूसरे मिनिस्ट्री को कहीं किसी प्रदेश में जाके हेल्थ सेंटर खोलना है, तो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रोड है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, वहाँ पे कौन प्राइवेट प्लेयर है, वहाँ पे कितने गरीब लोग हैं जिनको फायदा होगा, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको एक रीडेबल फॉर्मेट में एक वेबसाइट के जरिए मिल सकता है. दूसरा उदाहरण मैं आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से देना चाहती हूँ. भाषणी, जो इंडिया का AI प्लेटफॉर्म है फॉर लैंग्वेज ट्रांसलेशन. It's an open source platform. Today you are making something, you can go and as I said, it's a plug and play. आप अपने कंटेंट को अपने जो भी आप सर्विस ऑफर करते हैं उसको आप लोकलाइज कर सकते हैं. एंड अगर हम ग्रास रूट पे अगर इम्पैक्ट लाना चाहते हैं, तो जैसे ऋषभ कह रहे थे कि हर 20 किलोमीटर में खाने का तरीका बदल जाता है, पहनने का तरीका बदल जाता है, बोलने का तरीका बदल जाता है. तो लोकलाइजेशन के लिए ये जो चीज़ें सरकार ने जो कर रहे हैं और आगे करेंगे, these are life-changing opportunities for the country. And as Aman said कि ये तो हमारे लिए, हम तो विदेश जाते हैं, अब जो बाहर से लोग आएंगे वो आने के लिए यहाँ पे उत्तेजित होंगे और ये कहेंगे. तो as far as my message to the US concerned, I've already told you, I have no message for them. They should give us a message. Perfect. But great work done by the government in terms of institutionalizing some of it. Thank you very much, Sushil. अमान, मैं फिर से आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि यशोधरा ने आपकी बात से छोड़ा, और ग्लोबली आप ट्रैवल करते हैं, इतना परफॉर्म करते हैं और इतने सारे देशों में आप जाकर लोगों से मिलते भी हैं, ऑडियंस का आपको रिएक्शन भी मिलता है. जी, मन की बात में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कई बार इंडियन म्यूजिक और डांस फॉर्म का जो इतना वाइड रीच है और उसका जो इम्पैक्ट है उसके बारे में कई बार बात की. सो अब और जब वो अब विदेश जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर लोग उन्हें भारत का एक कल्चरल एम्बेसडर के रूप में भी देखते हैं.
तो इसका फर्क ऑडियंस के रिस्पॉन्स में, वहाँ के लोगों में, वो आपको देखने को उस नजरिए में मिला? देखिए, जो ऑडियंस है वो हमेशा से, जो फॉरेनर्स हैं वो तो सुनते ही थे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फ्रॉम 50s एंड 60s। इंडिया में बॉलीवुड इज मच बिगर शोज अब्रॉड, बट जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया की इज्जत बहुत बढ़ गई है विदेश में। तो इट्स नॉट ओनली क्लासिकल म्यूजिक, चाहे कोई ऑन्टरप्रेन्योर जाए, कोई स्पोर्ट्स स्टार्स जाए, या बॉलीवुड एक्टर्स, आई मीन इंडियन सिनेमा एक्टर्स जाए, या म्यूजिशियन जाए, दे सी यू विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। दे वांट टू लर्न, वो आपसे समझना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं कि आप कैसे कर पा रहे हो सब कुछ। देयर मोर स्कूल्स दैट हैव ओपनड अप फॉर डांस एंड फॉर म्यूजिक, जितनी मेरी नॉलेज है। और अब हॉल्स में आप देखते हैं कि अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गई है फॉर इंडियन आर्ट एंड कल्चर, नॉट ओनली म्यूजिक एंड डांस, बट आई थिंक फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ art and culture. Even cricket is being started in America now. So India, this is actually a peak time for India, and it's really shining this time. Hello. Thank you very much आपने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस। अखिल भाई, एक बार फिर से आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, इस बार आंखों में आंखें डाल के कुछ पास में सवाल कि ऐसी और कौन सी चीज़ें, क्योंकि इतने सारे खिलाड़ियों को, इतने सारे लोगों को आप मिलते होंगे, वो आपसे सवाल पूछते होंगे, आपने इतने सारे लोगों को इंस्पायर किया है, कि और कौन सी चीज़ें जो आपको लगता है इस सिस्टम को और सरकार को करनी चाहिए जिससे यूथ को और ज़्यादा इंस्पायर किया जा सके स्पोर्ट्स को फॉलो करने के लिए, और क्या मैसेज है आपका उन युवाओं को? सरकार तो ऑलरेडी कर ही रही है, चाहे वो खेलो इंडिया के माध्यम से, चाहे वो फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से। तो सरकार को कंटिन्यू लगी हुई है कि सबसे स्पोर्ट्स को मतलब आगे बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स कल्चर बढ़ाना जरूरी है। अगर आप देखोगे खेलो इंडिया में लगभग मेरे हिसाब से 3000 के आसपास खेलो इंडिया के प्लेयर हैं। उसके बाद 24 के आसपास नेशनल एक्सलेंसी ऑफ स्कीम है, और एक टॉप स्कीम भी है, उसमें 272 बाई हिंदी अच्छी अपनी 272 के आसपास एथलीट हैं। उसमें भी 2 ग्रुप बना रखे हैं, एक कोर ग्रुप है, एक डेवलपमेंट ग्रुप है। तो कोर ग्रुप को 50,000 पर मंथ मिलते हैं, ऐसे ही जो डेवलपमेंट ग्रुप है उसको 25,000। ये पैसे इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ना सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है, सबसे बड़ी सोच क्या होती है जब स्पोर्ट्स पर्सन तैयारी करता है, तो इसकी आर्थिक व्यवस्था कैसी है। जब वो मुक्त हो जाता है इस चीज़ से कि हाँ यार मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत है, सही है, कुछ भी होगा देख लेंगे, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। और जो फिट इंडिया मूवमेंट है जो चली है, और एक स्लोगन भी चला है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे लाजवाब। नवाब तो आप पढ़ाई लिखाई भी बनोगे, इन पर मत रहना भाइयों। जो चीज़ पढ़ाई लिखाई से मिलती है वो खेल से नहीं मिल सकती। खेल के चक्कर में भ्रमित मत हो जाना कि पढ़ लिख के लाजवाब बनोगे, नवाब नहीं। नवाब अगर बनना है तो आपको पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, उच्च कोटि की शिक्षा लेनी पड़ेगी। पुराने टाइम में भी आप देखोगे तो लिखा हुआ कई जगह कि शिक्षा सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, तो शिक्षित बन के रहना। तो सरकार तो काफ़ी कुछ कर रही है स्पोर्ट्स के लिए, लाइक जैसे सबसे बड़ी वही समस्या जिन्होंने बताया आर्थिक। और अगर आप चेक भी करोगे, पता भी करोगे, तो हमारे लिए तो न्यूट्रिशन या फिर फिजियोथेरेपिस्ट कुछ पता ही नहीं होता था। क्या बोलते हैं उसको भाई साहब, वो स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच है, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच का पता ही नहीं होता था क्या है क्या नहीं। हम लोगों को वेट मेंटेन का नहीं पता होता था। हम लोग ये सोचते थे कि रात भर जागेंगे तो वेट कम होगा। तो हम वो खिलाड़ी हैं जिस समय खेलों को पूछा नहीं जाता था। अब जिस तरीके से एनसीयू बनाई गई है, खेलो इंडिया मूवमेंट है, और अच्छे अच्छे कोच, फॉर्मर कोचेज भी अटैच हैं, चाहे वो स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग के कोच हों, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हो, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो कुल मिला के आने वाले समय में बहुत अच्छा भविष्य है खिलाड़ियों को खेल, मैं ये समझता। थैंक यू भाई साहब। बहुत सटीक और बहुत ही वो बात आपने आइडेंटिफाई की और यहाँ पे शेयर की जो एक्चुअल जो ज़मीनी स्तर पर जिससे हम सब रिलेट करते हैं, और जिनको आपने भाई साहब खोल के बोला मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है कि फिट इंडिया मूवमेंट हो या अदर फिटनेस रिलेटेड इनिशिएटिव्स हो, आपको लगता है आज के यूथ के माइंडसेट को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है,
इसका इम्पैक्ट क्या है ऑन द ओवरऑल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, इनिशिएटिव लाइक फिट इंडिया मूवमेंट? Yeah, I think, the concept of Fit India, Khelo India, I think have been two of the biggest initiatives in Indian sport at I would say at a very wide grassroots level. Because for me, the two important factors in transforming sports in the country are two C's, which is culture and coaches. And culture starts with not putting it on someone else, but with each and every one of us. What we teach our kids in the family, at home, at school, and at every level. And I think that for me personally, sport has taught me so much in life, possibly something that maybe the classroom could never teach also. And I think the biggest thing that sport teaches you is just to accept defeat and to keep on learning and keep on improving. And that's something maybe the classroom can never teach us. So as much as we integrate sport into our daily lives, into school for all our kids, and allow them to understand that it's okay to lose in life, especially when you're young, because you just keep learning, improving. I think that's important. And another thing, I think that's integral in things like Fit India, Khelo India, and investment in coaches, because I just feel that all of us who are here today, who are maybe perceived as successful, we all have that one teacher, professor, mentor, coach who changed our life, who made us believe in something. And I was very lucky, because I remember when I was 10 years old in my school, I went to a Jesuit school called St. Stanislaus High School in Bandra. And I was very lucky because my school had big playground. Also luckier that my coach in my school team was himself a hockey Olympian. His name was Marcellus Jones, and maybe he taught me not just technical skills, but he taught me so many other life lessons. I think the value of hard work and teamwork, and to never give up and to keep improving. And I think if we are able to make investment in good quality Indian coaches, who we call physical education or PT teachers, and all of us actually grew up learning this was our PT in school. And if they are able to embrace the standards of the PT teacher or physical education teacher, and not just have them the status of invigilators in exams, we have to raise the profile of the teacher, of the physical education teacher, and make it on par with the science and maths teacher. I think we can really change and transform sports in our country. And culture, like you said, the Fit India movement, Khelo India movement, this is bringing more and more sports into India. Thank you very much for sharing. एक क्विक क्वेश्चन विरेन आपसे पूछना चाहूँगा, हॉकी वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है और क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है, तो आप क्या देखते हैं? I love all sports, so I actually I watch the hockey for sure. Thank you very much. रितेश, जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है वो हमेशा सबसे बेसिक सवाल ही होता है, तो वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब भी कोई यंग एंटरप्रेन्योर या एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर आपके पास आता है और वो आपसे पूछता है कि मैं क्या करूँ और किस आइडिया पे मैं ज़्यादा फोकस करूँ, तो जनरली आपका उसको सुझाव क्या होता है? व्हाट डू यू सजेस्ट इफ दे वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑन देयर ओन? देखिए, ऑन लाइटर नोट, ओयो की एब्रिविएशन हमने जब शुरुआत करी थी वॉज ऑन योर ओन टू बी इंडिपेंडेंट. बिफोर आई रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन, मैं बस एक दिल्ली वाली की तरफ, हालांकि पला बड़ा मैं उड़ीसा में, बट अभी गुड़गांव दिल्ली रहते हैं, तो ऋषभ जी को कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी भाषा करें, दिल्ली में आपको सब लोग प्यार करते हैं. मैं आपको तेलुगु में कहना चाहूँगा, हमारे भी कई दोस्तों ने आपकी मूवी देखी, मूवी कंसारा चाला बागवान. तो आई होप आप और अच्छा काम करते रहें, बहुत लोगों को प्यार हो. और आप मेरे को, मैं कहना चाहता हूँ ये कि मैं काफ़ी एक्टर्स और मूवीज़ में जो लोग हैं उनसे सीखने का और उनके साथ वार्तालाप करने का मौका मिलता है, बट मैं आपके बगल में बैठ के बड़ा साथ करता हूँ. थैंक यू सो मच. आई थिंक क्या सुझाव देता हूँ, मेरा एक ही सुझाव है. आप में से कितने लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी है? मेरी तो एक बहुत ही फेवरेट मूवी है, काफ़ी लोगों ने देखी है. 3 इडियट्स मूवी एक
की बात होती है, मैं सिर्फ पहला लाइन कहूँगा, दूसरा लाइन नहीं कह पाऊँगा यहाँ पे IIT यूनिवर्सिटी का एग्जाम था। तो उसमें ये है कि कहा जाता है कि एक्सेलेंस परस्यू करो दोस्त, और उसके आगे एक और लाइन है, आप लोगों कई लोगों ने सुना होगा। तो एक्सेलेंस परस्यू करने की मैं बात कहता हूँ। इस डायस में आप देखेंगे सब लोग किसी न किसी चीज़ पे एक्सेलेंस परस्यू कर रहे हैं, कोई कहानी बताने के माध्यम से, कोई हॉकी खेलने में। अखिल जी ने स्पोर्ट्स की बात करी, मैं आपको बताता हूँ खेलो इंडिया में हम लोग का भी कुछ थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है कि स्पोर्ट्स एथलीट 3,000 3,500 से बाहर करके रहते हैं। आजकल हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि उनको कमरे सबसे उच्च क्वालिटी का दिया जाए, उनकी डाइट इंश्योर की जाए, उनका आने जाने का वक्त ध्यान रखा जाए। उस लेवल की एक्सपेक्टेशन हमसे रखी जाती हैं, ऑलमोस्ट एज इफ यू आर हैविंग VIP, राइट। हर स्पोर्ट्समैन को या स्पोर्ट्स वुमेन को एक VIP ट्रीटमेंट देने की जिम्मेदारी है। तो मेरा एक ही सुझाव होगा कि एक्सेलेंस परस्यू करो और बिल्कुल डट के लगे रहो। देखिए हम लोग सब, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ से मैं आता हूँ शायद बाकी लोग ये रिलेट करेंगे। अगर हमारे दोस्तों को आप 10 साल या 15 साल पहले कहते कि रितेश ऐसे एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे जो इतना बड़ा बिजनेस बनाएंगे, लोग बड़ी हंसी से आपको कहते कि चांद से नहीं, तो रायगढ़ के बाहर निकल जाए, बड़ी बात। तो आप कभी भी बिल्कुल भी निराश मत होइए जब अगर आपके आसपास के लोग कहते हैं कि ये ट्यूशन नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत ही कठिन है, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो आप सही मेहनत करेंगे, और देखो अगर जो लोग यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, अगर वो लोग कर सकते हैं तो मैं तो उनसे आगे निकल ही। तो वही मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप एक्सेलेंस परस्यू करिए, यू विल बी सक्सेसफुल। एवरी ओवरनाइट सक्सेस इज अ 10-year-old स्टोरी, 9 years time। तो आप आज आपको लगता है कि न्यूज़ अच्छी होगी, बिजनेस अच्छी होगी, फ्लाइट अच्छी होगी, उसके लिए 9 साल का मेहनत लगा। आप भी मेहनत करिए, बहुत जल्दी आपको भी सक्सेस आता है। थैंक यू वेरी मच। एक क्विक क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, और पीछे कुछ लोग जो बात कर रहे हैं आपकी वीडियो अलग से बन रही है, आपको अलग से मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है, और क्योंकि यंग इंडिया की बात हो रही है तो आप लोगों का इस पर ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर बैठे हैं फिर आपको वो जल्दी मिलने वाले नहीं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो बातचीत हो रही है नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आगे जब लोग मिलेंगे तो आप वही रिपीटेड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपको नया पूछने का आपके पास मौका होगा अगर आप लोग फिर से कभी मिले तो। रितेश, कोई क्वेश्चन, आप इतना ट्रैवल करते हैं, इतना बड़ा बिजनेस चलाते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं तो बड़े होटल में रहते हैं, ओयो में रहते हैं? बड़े होटलों में रहते हैं जिनका नाम हो। थैंक यू वेरी मच। ऋषभ भाई, जब भी भारत की कहानी की बात होती है, इंडिया की स्टोरीज की बात होती है, सो देयर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कल्चर एंड एनवायरनमेंट। एंड यू एज अ यंग एंड अ टैलेंटेड आर्टिस्ट हैव शोन डीप कमिटमेंट टुवर्ड्स बोथ दिस कॉजेस। सो हाउ डू यू सी एंड व्हाट इज योर मैसेज टू द यंग इंडियंस? भारत के जो युवा हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि नेशन बिल्डिंग में इन 2 चीज़ों के बारे में कैसे ध्यान देकर वो आगे बढ़ सकते? योर मैसेज। देखिए, हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे नेचर वर्शिप करते थे। सो ये नेचर, प्रकृति और मनुष्य का बीच का जो संघर्ष है वो अभी भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन लोगों को वो मैसेज देना चाहिए, क्योंकि अभी एक सर्वे में बोलते हैं कि हमको 33% से ज़्यादा फॉरेस्ट चाहिए, लेकिन अभी 24% बीच में है। हम लोग गो ग्रीन कहते हैं, और एक नर्सरी जाके एक छोटा सा फूल का एक लेके आपके घर के सामने रख के हम गो ग्रीन कह रहे थे, ऐसा नहीं। सो थ्रू सिनेमा हमारा जो ये नेचर और मनुष्य का बीच का जो संघर्ष जो है वही लेके आ रहा था। मैं कांतारा में भी वही किया था। सो आगे में भी करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को वो मैसेज रीच होना चाहिए। और एक फिल्म एक्टर्स और फिल्म मेकर्स और स्टार बनने के बाद हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो अभी फिल्म रिलीज होने के बाद मेरा अगला फिल्म का प्रिपरेशन के साथ साथ हम लोग एक सेव फॉरेस्ट का अभियान भी चालू किए कर्नाटक में। तो अगर इस मामले में मैं बहुत सारे ट्राइबल एरिया को विजिट किया था। एक बंडीपुरा मोदी जी भी आए थे, तो पहले 1-2 हफ्ते पहले मैं गया था उधर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ।
उधर एक कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत सारे एलिफेंट, चीता हो, बहुत सारे जो एग्रीकल्चर लैंड को अटैक करते हैं, लोगों को अटैक करते हैं, ऐसा कुछ। लेकिन कुछ युवा शक्ति और यंगस्टर्स जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फोन करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, तो वो इसे सॉल्व करने के लिए ये करते हैं। और कुछ लोग हैं यंगस्टर्स, वो क्या करते हैं मालूम है? रील्स करते हैं, वो एनिमल के साथ रील्स करते हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत मुश्किल से वो उधर से भगाने के लिए ट्राई करना हो, तो ये लोग उधर रील्स करके जो गलाटा करके बाद में और क्या ज़्यादा कर देते। तो वैसा नहीं करना चाहिए हमको, सबको बोलना चाहिए, सबको मैसेज देना चाहिए कि वो हर डिपार्टमेंट का एक काम रहता है। पहले देखा तो आप 18वीं सेंचुरी से पहले, ब्रिटिशर्स से पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही नहीं, वो लोग इंडिया आके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्यों बनाए? फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं। तो पहले कौन कर रहे थे? हमारे देश का सारे के सारे ट्राइबल्स से कर रहे थे, इसलिए वो नेचर वर्शिपिंग है हमारे देश में। तो लेकिन बाद में क्या है, क्योंकि जो रिसोर्सेस है फॉरेस्ट में, वो लेके जाने के लिए वो कुछ समझ में आना चाहिए। ऐसा कुछ चीज़ें ज़्यादा कॉमन ऑडियंस को पता नहीं, वो थ्रू सिनेमा, जो एनवायरनमेंट का क्या है और मनुष्य का क्या है, ये सब थ्रू कल्चर एंड एनवायरनमेंट साथ में लेके आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री किया ज़्यादा रीच नहीं होता है, एक ऑफबीट फिल्म किया ज़्यादा रीच नहीं होता, कुछ फेस्टिवल पे जाएगा। अगर एक कमर्शियल मेन स्ट्रीम फिल्म में किया है हम लोग, ज़्यादा ऑडियंस को रीच होता है। तो वही प्लान था, वही नेचर को मैं दैव मान के, वही मैं मनुष्य और प्रकृति का जो क्या है वो दैव मान के हम सब मतलब हमारा लाइफ अच्छी तरीके से जाना है, तो हम पूरे एक बैलेंस में जाना चाहिए। वो एक मैसेज था, वो भी आया था यंगस्टर्स, वो भी देख के वो किया तो अच्छा है। थैंक यू वेरी मच शेयर की ये सारी बातें, और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सेशन को अटेंड किया, और जितने भी गेस्ट स्पीकर थे वो सब आए और सबने एक ही बात कही। स्पेशली यशोधरा ने तो उस बात को सबसे क्लियरली कहा कि जो शक्ति है वो उस तरफ बैठे हैं, यानी जो युवा शक्ति है वो आप ही हैं, और उस शक्ति को पहचानें और इस न्यू इंडिया के जो विजन को और आगे बढ़ाएं, मिलकर बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। और एक बार अमान, अखिल भाई, यशोधरा, विरेक, रितेश, ऋषभ भाई एंड रॉमेट का भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू very much, Ronald, and the distinguished panel here. Can all of you please step forward and Priyaman can felicitate moderator Ronald. Thank you so much. Ritesh Agarwal, CEO, Oyo Room. ऋषभ शेट्टी जी, आप प्लीज आगे आइए। ऋषभ शेट्टी, अमान अली बंगश, बहुत बहुत शुक्रिया अमान, थैंक यू सो मच। वीरेंद्र सिन्हा, such a pleasure to have you on this conclave, not to conclave. Thank you, Viren. Also, Nandin Akhil Kumar. Akhil ji, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। And यशोधरा भदौरिया, डायरेक्टर एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी, कितनी खूबसूरती से आपने कहा कि पावर पोडियम के इस तरफ नहीं उस तरफ है। Ladies and gentlemen, let's give them a huge round of applause, because आप कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनटों में हमारा क्लोजिंग यानी कि बायोपिक मंच का स्वागत और सम्मान करना। जोरदार तालियां सम्मान और स्वागत के साथ। देवियों और सज्जनों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको आज के नेशनल कॉन्क्लेव में दिन भर हुए कार्यक्रम की जानकारी देना चाहते हैं। आज के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि हमारे बीच में मौजूद रहे और तमाम 9 साल के कार्यक्रमों को लेकर इस पुस्तक का विमोचन भी किया गया। Honorable Chief Guest Madam, this was followed by very engrossing and enriching 3 thematic sessions titled Surging Ahead, Jan Jan Ka Vishwas,
Yuva Shakti Galvanizing India. The three sessions had a presence of highly powered panels and highly accomplished personalities from various fields. बीते 9 वर्षों के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को हम आमंत्रित करना चाहते हैं। कृपया वो आए और इस मौके पर हम सभी को संबोधित करें। माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी। किसी भी कार्यक्रम के वैलिडिक्टरी फंक्शन में, समारोह में पूरे दिन के बाद इतना जोश हो तो अपने आप में दिखाता है कि कार्यक्रम कितना सफल हुआ। और जब मोदी जी के 9 वर्षों के कार्यकाल पर कोई कार्यक्रम हो रहा हो और उस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कोई और नहीं, देश की माननीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, सूचना प्रसारण विभाग के हमारे राज्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर मुरुगन जी, सचिव अपूर्ण चंद्र जी, प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी जी, उपस्थित सभी माननीय अधिकारीगण, सभी सम्मानित अतिथि और मेरे युवा साथियों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबकी ओर से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए और हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैं निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सबकी ओर से करता हूँ। आज से 10 साल पहले जब मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी था, सांसद भी था, तो देश भर में जाकर एक ही देखने को मिलता था। लगभग 10 साल पहले 2013 की बात है। देश और दुनिया में भारत की छवि एक ऐसी दिखती थी कि एक दिन के बाद दूसरा नया भ्रष्टाचार सामने आता। युवाओं का अपना भविष्य अंधकार में नजर आता है। लोगों को लगता था ना नेता है ना नीति है और नीयत में भी खोट नजर आता है। और उस समय उम्मीद की किरण के रूप में, एक होप, रे ऑफ होप के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उनका नाम आगे आया एक उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और जो 30 वर्षों में नहीं हुआ वो 2014 में हुआ। पूर्ण बहुमत की सरकार आप सबके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मित्रों, उससे पहले चुनौतियां छोटी नहीं बहुत बड़ी। अटल जी जहां तक अर्थव्यवस्था को आगे पहुंचाकर गए थे, उन 10 सालों में भी अर्थव्यवस्था वहीं पर खड़ी। लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था 2013-14 में लोग कहते थे आगे क्या, लेकिन 9 वर्षों के बाद हम कह सकते हैं लड़खड़ाती चरमराती नहीं, दुनिया में सबसे तेजी से आगे भागती हुई अर्थव्यवस्था हमारे भारत की आज अंग्रेजों को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। और इसके पीछे माननीय मोदी जी का नेतृत्व तो मिला ही, वित्त मंत्री के रूप में माननीय सीतारमण जी ने, मैंने देखा बहुत करीबी से काम करते हुए 2019 से 2021 तक वित्त राज्य मंत्री के रूप में। बहुत कठिन परिस्थितियां थी, कोविड का समय था, तो कुछ लोग कहते थे इकोनॉमी बचाओ, कुछ लोग कहते थे जान बचाओ। मोदी जी ने कहा जान है तो जहान है, फिर कहा जान भी जहान भी।
और उस समय जब देश सोचता नहीं था कि कैसे आगे बढ़ेंगे, अपने वैज्ञानिकों को कोविड वैक्सीन बनाने पर लगाया। एक नहीं दो वैक्सीन भारत ने लगाई और मुफ्त में 220 करोड़ वैक्सीन डोज बिल्कुल मुफ्त में लगवाने का काम किया। और मैं भारत की बात कर रहा हूं, जहां पर पिछले 50-60 सालों में वैक्सीन इंपोर्ट ही होती थी अधिकतर, कई सालों तक। और यही नहीं, उस समय सबसे बड़ी चुनौती थी कि क्या भारत अपनी आबादी का पेट भर पाएगा, नहीं भर पाएगा। मोदी जी ने अन्न के भंडार भी खोल दिए। 80 करोड़ गरीबों को 28 महीने तक अगर मुफ्त में राशन देने का काम किसी सरकार ने दुनिया भर में किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 28 महीने तक किया। 4 लाख करोड़ रुपए के लगभग उसके ऊपर खर्च आया। अब उस समय चुनौतियां थी कि क्या उद्योग बंद हो जाएंगे, बचेंगे। बहुत सारी योजनाएं हम लेकर आए, बैंकों से पैसा भी, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम भी उस समय दिलाई, जिसके कारण आज हमारे उद्योग बचे भी हैं, आगे बढ़े भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि निर्मला जी ने उस समय मोदी जी की सरकार में स्टार्टअप को जिस तरह से आगे बढ़ने का अवसर दिया, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमारे युवाओं ने दुनिया में 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत का बनाने का काम किया। 1 लाख के लगभग स्टार्टअप है और उसमें से 100 यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किए हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के युवाओं की है। मित्रों, अगर आप सरकार के 9 वर्ष देखेंगे तो उसके पीछे सेवा, ये भाव, सोच, सुशासन, हमारी कार्य प्रणाली, वे ऑफ वर्किंग स्टाइल, और कहीं ना कहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी लाके हमने सिस्टम को और सुधारा है। पाई को बचाकर गरीबों की भलाई पर खर्च किया है। और आज मैं कह सकता हूं, अगर देश में 3.5 करोड़ लोगों को पक्के मकान बनाकर दे दिए, 12 करोड़ शौचालय बनाकर दे दिए, 11 करोड़ 70 लाख घरों को नल से जल देने का काम किया, 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में दिए, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया, हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया, 100 करोड़ से ज्यादा LED बल्ब देने का काम किया, सड़कें पहले के मुकाबले 4 गुना ज्यादा बनानी शुरू कर दी। वहीं पर PM गति शक्ति के माध्यम से नया आधारभूत ढांचा इस नए भारत में बनाने का काम पिछले 9 वर्षों में रिकॉर्ड गति और प्रगति अगर आपको देखने को मिली तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देखने को मिला। ये तब संभव हो पाया जब आपने एक ईमानदार नेता को एक बार नहीं, दूसरी बार फिर अपनी सेवा करने का अवसर दिया। कई बार मुझे सोचने में नहीं आता, मेरे सामने खिलाड़ी बैठे हैं और मैं जब इनकी ओर देखता हूं तो पहले के समय, मैं अक्षय जी को देख के कह रहा था कि पहले के समय, आपके समय सुविधाएं कैसी थी? क्योंकि मेरे समय में तो हम लोग, हालांकि क्रिकेट बाकियों से बेहतर, लेकिन हमने वो भी समय देखा जब अपना ही बैग उठाकर, कंबल उठाकर, कपड़े उठाकर, किट उठाकर सब चलना पड़ता। कई बार बगैर बुकिंग के ट्रेन के जनरल बोगी में बैठकर बाहर टांगे पसार कर बैठना पड़ता। आज वहां से मोदी जी ने कहां पहुंचा दिया। 864 करोड़ रुपए का बजट था, जो 2700 करोड़ रुपया कर दिया है। लगभग 3 गुना से ज्यादा खिलाड़ियों के लिए बजट भी कर दिया। और यही नहीं, खेलो इंडिया जैसी योजना चलाकर खेलो इंडिया यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम और विंटर गेम्स की शुरुआत, 15,000 से ज्यादा खिलाड़ी उसमें भाग लेते हैं। और पिछली बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तो 25 नेशनल रिकॉर्ड टूटे और उनमें से 21 नेशनल रिकॉर्ड बेटियों ने तोड़ने का काम किया है भारत शेट्टी जी को सुना कि नहीं सुना? फिल्म भी देखी है कि नहीं देखी है? मैंने तो 2 बार देखी।
और ये अपना कीमती समय निकालकर हम सबके बीच में आए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन सबकी ओर से करता हूँ। एक और ऋषभ शेट्टी जी हैं जो अच्छी फिल्में बनाते थे, रितेश अग्रवाल जी हैं जो नए नए होटल खोलने का काम करते हैं, अमान अली जी को, अयान अली जी तक देखा जाए, विजय अस्थाना से लेकर बाकी तक देखा जाए, एक से बड़ा नाम मोदी सरकार के 9 वर्षों के इस कार्यक्रम में आए, क्योंकि सबको लगा कि समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ करने का काम किया। मित्रों, लगभग 3 महीने पहले सुंदर पिचाई यहाँ पर थे और मुझे यहीं दिल्ली में कार्यक्रम में मिले तो कहने लगे कि मुझे तो कई बार यकीन नहीं होता। मुझे किस बात का? कहते मैं अभी भी अपने कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट को लेकर अभी भी हार्ड कॉपी लेकर चलता हूं। और मेरे अपने भारत में, मैं सिलिकॉन वैली में, दुनिया की बड़ी कंपनी का CEO, लेकिन वहां पर तो नहीं, लेकिन मेरे भारत में डिजिटल कॉपी मुफ्त वैक्सीन के साथ देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। दूसरा, जब गूगल के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ से हिंदुस्तान से वापस जाते हैं तो भारत के UPI डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं कि क्या वहां अभी भी लोग चेक काट रहे थे कोविड के समय, और घर पे लोग नहीं थे तो चेक वहीं पड़े थे। यहाँ नरेंद्र मोदी जी एक बटन दबाते थे और 21 करोड़ महिलाओं के खाते में 31,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर हो जाता था। ये भारत की ताकत है, ये बड़ा बदलाव देश में देखने को मिला। निर्मला जी, मैं आपका भी, आदरणीय मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि देश में जो 3.5 करोड़ घर मिले हैं, वो मिले तो परिवारों को हैं, लेकिन 75% रजिस्ट्रियां महिलाओं के नाम पर हुई हैं। मालकिन महिला बनी है, लखपति दीदी बनी है हमारी, जिसको घर का जो सपना था वो भी पक्का करने का काम किया। मित्रों, यही नहीं, नरेंद्र मोदी जी दुनिया के किसी भी देश में गए, भारत का मान सम्मान लगातार बढ़ा है। लेकिन अभी की G7 की मीटिंग हो या फिर ऑस्ट्रेलिया का दौरा हो या बाकी अन्य देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर हो, क्या क्या नहीं कहते दुनिया के लोग। इटली के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, मोदी जी के बारे में कहा कि मोदी जी इज द मोस्ट लव्ड लीडर अमंग द वर्ल्ड लीडर। दूसरा, रशियन प्रेसिडेंट ने क्या कहा, इज द ग्रेट पैट्रियट मोदी जी के बारे में। कईयों ने तो ऑटोग्राफ तक लेने की बात कह दी और कईयों ने 5 छूकर गले लगा लिया, अभिनंदन किया, और कईयों ने तो कह दिया PM मोदी इज द बॉस। मैंने सुबह भी इस बात को इसलिए कहा था क्योंकि ये एक ही नहीं, मोदी जी का सम्मान नहीं, 130 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये तब है मित्रों जब आपने एक ईमानदार व्यक्ति को चुना जो 17 घंटे की फ्लाइट और 6 दिन में 50 मीटिंग करके लैंड करने के 2 घंटे के बाद फिर काम पे लग जाता है, देश के लिए समर्पित हो जाता है, जिनकी माता जी की मृत्यु के बाद चिता को अग्नि देने के 2 घंटे के अंदर देश के लिए फिर कार्यक्रम करने शुरू कर देते हैं। हमने पिछले 75 वर्षों में शायद ही कोई ऐसा नेता देखा हो जो इतने समर्पित भाव से देश के लिए काम कर रहा है। वो आपने ही देश को दिया है, आपकी एक एक वोट ने दिया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हम लोग कई बार जाते हैं तो देखते हैं कि पहले दिन के लिए एयरपोर्ट की और देखना मुश्किल काम होता था, वो हवाई चप्पल पहन के आज हवाई जहाज में भी बैठते, जिनको सफर दूर लगता था। मैं हिमाचल प्रदेश में आता हूँ, पहाड़ी राज्यों में बहुत मुश्किल होता है सफर करना, वहां के 50 किलोमीटर सफर करने में भी आपको 2 घंटे कम से कम लगेंगे। लेकिन इस सरकार में क्या बदला है, अगर आप कीरतपुर, बिलासपुर, मंडी, मनाली हाईवे को देखेंगे, जहां 8 घंटे का रास्ता है अब मात्र 4 घंटे का रास्ता रह जाएगा। जहां 217 किलोमीटर की सड़क धर्मशाला से लेकर शिमला की अब केवल 170 किलोमीटर रह जाएगी, 7 घंटे का रास्ता 3.5 घंटे का रह जाएगा। कभी सोचा ना था
वो भी पूरा होने जा रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें जो कभी स्वप्न लगती थी आज वो सच्चाई लगती हैं। वो तब हो पाई जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आप सबने बनाई और उसमें निर्मला जी ने हमारी अर्थव्यवस्था को बचाकर आगे बढ़ाने का काम किया है। आज दुनिया भर के देशों को उम्मीद कहीं नजर आती है तो भारत में, भारतीयों में और भारत के नेतृत्व में, और यही उम्मीद हमें और मजबूती दिलाती है और ये विश्वास दिलाती है कि हम जो पहले सोचते भी नहीं थे हम उससे आगे सोच सकते हैं कि हमारा देश कहाँ हो, क्योंकि हमें ही नहीं अब दुनिया को भी भारत में उम्मीद नजर आती है। इस उम्मीद को बरकरार रखना है, निरंतर जारी रखना है। वी नीड द कॉन्टिन्यूटी एंड द स्टेबिलिटी एंड फॉर दैट your role is very, very important. And I'm sure you will play your role to make India the Viksit Bharat, the developed India. और हमारा ये सपना 2047 का है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है जिस गति के साथ मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है 2047 का हम इंतजार करने वाले नहीं, उससे पहले ही विकसित भारत बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय अनुराग सिंह ठाकुर जी, आपका ये तमाम आशु प्रश्नों के लिए 9 वर्ष के सफर को रेखांकित करने के लिए। और अब बिना रुके, बिना थके, बिना किसी अवकाश के लगातार 9 साल तक प्रधान सेवक के रूप में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया तो नतीजे जमीन पर खिलखिलाते नजर आते हैं। और इन नतीजों को जमीन पर उतारने में बड़ी भूमिका निभाने वाली आज के सत्र की मुख्य अतिथि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को हम बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं कि कृपया वो आए और हम सभी को संबोधित करें। श्रीमती निर्मला सीतारमण, जोरदार ताली। Good evening to all of you all. I'm extremely grateful to Minister Anurag Thakur and also Minister Murugan for having given me this opportunity to be with you all this evening. I understand you've been here since the morning discussing as to what exactly these 9 years have given the people of India. So I'll try to flag off some issues. I'm not going to get into details about data. This is what has been achieved. This is what has been obtained in the last 9 years compared to any other. That I think enough and more is being said. And I also understand the ministry has prepared 2 very concise booklets which are being distributed in Hindi and English. Strictly speaking, there's so much to say. Actually, so much has been done with the help of every citizen of this country, because governments may come with policies, governments may come with schemes, but ultimately it has got to be executed with people's participation. If that is not there, achievement is not possible at all. And therefore, for every one claim that we make, for having had the leadership and guidance of Honorable Prime Minister Modi, there is that element which goes unsaid, that it is achieved with the participation of the people. However, without having to go into the details of what has been achieved, because that's there in your hands, I want you all to, because you're young, you're so full of energy, and you're here with a certain dedication and commitment. I want to put before you all 3 or 4 things which cover the topic of the day, Seva, Sushashan, and also Garib Kalyan. That's the 3 key words which are being used here to talk about the 9 years. So even as I talk about these 3, I want to place before you those which are very difficult to put in terms of statistics. But in nation building, I can see a lot of young, particularly girls, representing the NCC. In nation building, there are some qualities which are very important. They can be in us or they can be seen in others,
and we can take them from them for some particular work or in our daily life. That is why during the freedom movement, all of us were so, meaning us, many people of our age at that time, the entire country was attracted to the leadership then. Mahatma Gandhi, Sardar Patel, from the south, Rajagopalachari, so many others who came from different states, all together for one cause. And that one cause was get India out of this foreign rule. And in that, each one leader had his own traits, qualities, which made us feel, look at that. That's the kind of, you had a lady, I'm sure many of you would have heard, Sarojini Naidu, who wrote poems, who was with Mahatma Gandhi, who was participant in the Congress-led freedom movement. She was very good. Also, Aruna Asraf-Ali was a firebrand. So you had people from whom you could get that trait and say, like that person, I want to be committed in nation building. Now, gradually, post-independence, many of these wonderful qualities became diluted, they evaporated, and for us, there were no such imagery of people who stood out for certain qualities of achievement. And as a result, the country was going in its own speed. There were no motivational forces which made us all feel that we want to go along and build this country. In between, of course, there were great heroes who achieved a lot for the country, either being independent or being in that one sport. And today I know a lot of sports persons are here. And our I&B ministry and also the sports ministry has done so much of late for sports. You heard the minister tell you about the amounts and the monies involved. But they were largely confined to, let us say, cricket or hockey for some time. So those kind of team games were the ones which were prominent because for whatever reason they came. But today you have a javelin goal from Olympics. Who would have imagined that for a few years ago? So icons in sports, the boxing, the Northeast which is coming up with great sports persons. So there are several happening now. And why now? Why not 10, 15 years ago? Why now? Why not 20 years ago? So if you take the example of sports, you can have some answers coming. You can also look at immediate past years saying, why? What happened? Similarly, you can take for very many sectors of activity. The point that I want to put before you today, even as we recall the 9 years where we've done so many things at so many different levels, with a seva bhav, and at the same time looking at good governance. This country needs good institutions. This country needs transparent processes through which we get ourselves governed. You don't vote for a government which should be corrupt. Do we vote? No. We vote for a government which will be good, which will be doing good for the people. But when, say, 10 years ago, we were all struggling, saying, how are we going to live with a government which is giving us the news of a corruption every morning, new one every morning. You open up the paper in the morning, you see new corruption charges coming up. Then you open up the papers that year or even before that, saying one party in the coalition is pulling the government in one direction, another party is pulling in another direction. So you gave up. Almost every Indian thought there is no redemption. There is no redemption at all for India. There is no way in which we can have a good government. This is how it's going to be. So people with disillusioned. They thought that there are countries which have good government. Why is it not possible in India? Now, contrast that picture with what we have in the last 9 years. So other than the data which is being put before you, 6 kilometers of road earlier, now we're doing 24 kilometers, whatever data. Every data which is being put there is absolutely factual.
Multiple times in each one of those categories, we've improved our performance. So, but beyond that, there is something that I want to tell you. Mindset has changed. Those governing have changed their mindset. People who voted for such a government see the change in mindset even among our friends and family. Mindset change comes when the government trusts people and when people trust the government in turn. Prime Minister Modi will never do anything wrong. He'll never do anything against the country. He'll always be energetic enough to serve the country. When I said Seva Bhav, that's the point. So if you compare it with the earlier government, you'll know we had no hope. We thought corruption is the only thing in this country will be known for. People left doing business in this country saying, I can't anymore give money to run my business. People left the country and went away. But today, there is a mindset change in India that it is possible to have a government which will be responsive, which will relate to the people, which will do things for people's good. And that's what is Prime Minister Modi's leadership. And that is why even today, compared to very many global leaders, he's more popular in this country than their leaders in their respective countries. And this is not something which you can earn easily. That trust, that confidence of the people saying, no, this Prime Minister will never do wrong. That kind of a trust and faith is not earned easily. And that is why when I say, when these data are all factual, you see in your neighborhood houses being provided for people who are poor. One Prime Minister who never, earning the trust, I give you another example, who didn't shy away from talking things which are not so good in this country. From Red Fort he says, women are not safe. Why don't you mothers tell your boys? Where were you in the evening? What were you doing? Instead of just telling the girls, come back home before it gets dark, you will not be safe being outside. Here was a Prime Minister who said we need change in our mindset. Tell your boys to behave. As much you ensure that your girls are safe. Didn't he say that from Red Fort? Here is a Prime Minister who actually sees for family and says things, saying all of us will have to look at the way we bring up our children, boys and girls. And similarly, he spoke about how many girls, because of want of resources, want of affordable sanitary pads, were leading very unhealthy lives. And made it a point not only say from Red Fort, but made it a point to give it, distribute it at an affordable price of just 1 rupee per pack. These are not small mindset changes. These are not at all small things. Many leaders will shy away from addressing these issues. Not only did he address, our Prime Minister made sure that he further followed it up with good actions. So, to earn the trust of the people, here is a leader who repeatedly understands issues from a common person's perspective, from a common person's understanding of how life is. And that is why when he responds, and I give you this example, Anuragji was with me at that time in the ministry. We were so worried as to how long this pandemic lockdown was going to go. How long will this go on? And we need to have vaccines developed. Developed vaccines should come out and that many numbers will have to be manufactured. Similarly, there were these questions of how many vaccines can we buy from outside? And for that, how much money will have to be kept ready? In all this, even as we were discussing this, and even as this whole thought made Honorable Prime Minister make sure that he was talking to the scientific community saying, get ready with vaccines. Even then, that one advice which I was given in absolutely firm words, you will not raise money to fund this. You will not bring new tax in the name of COVID.
That was the instruction I had from the PM. We have not raised 1 paisa in the name of a COVID test. We didn't charge the people to find vaccines. We didn't charge the people to distribute food for the PS4. So no raising tax was this understanding, saying no way. We are now in a situation where people don't know what's going to happen tomorrow, how long they will be kept in their job, how many of them will be sent out of their jobs. At this stage. We will not touch anybody's money. And not only that time, after that also. After that also, taxes have not been raised at all. There are sometimes people say, oh, but your duty on excise duty on petrol is high. Petrol is an imported commodity. The prices go up, prices come down, the oil marketing companies import them. And then refine them and they get distributed. So the charges there are very different from other than that raising tax. So I want to put that before you. So mindset of both the people and the leadership, that India should be perceived as a good country, taking care of its people, even during war, even during COVID, even during the uncertainties post-COVID. Prime Minister never sat back to say, don't do anything now to clean up the economy. If there are archaic laws based on which some people are making money, corrupt practices are going on, if there are some dead rules which don't need to be in the system, we should be clear that that doesn't become an instrument to harass citizens, remove them. 1,500 archaic laws were thrown out of the system because we don't want them to become a tool for corruption. That was done by Honorable Prime Minister. These are not things which you get merit or they don't become a big, achievement from the point of view of promises. So what? Yeah, so you remove these laws, so what? Small businesses were being troubled by not every officer, but there can be all that one odd officer who can misuse it and the life can become difficult. He removed it. Tough decisions on bringing one tax, one law, one nation, one tax, GST, was taken by this government. 10 years negotiations kept happening between state and center. Center did not have the confidence in the central government, state government did not have confidence in the central government. During UPA rule, 10 years from 2010, we are hearing this. 4 years after that, no improvement, and before that also no discussion. But today, what is the ease which all of us are enjoying? Otherwise, from moving from one state to another state, you had to pay toll tax. Your vehicle was paying more and more tax by the time it reached the destination. There are people here doing business. You are here, you will be able to stagnate. All this has simplified our life. Otherwise, I know from the south, a lot of people used to come to Delhi to buy a simple Maruti 800 car and take it down south because the tax was less in Delhi, but it was more in the south. So who benefited with all these kind of differentiated tax structures? Sometimes some items like toothpaste would have more than one item on which the tax was levied. So more than 2 or 3 taxes you're paying on a toothpaste every morning that you use. These have been removed by the Similarly, you start a business. Today, a lot of startups are there. They sometimes find it difficult and they honorably close their business, exit and go away. It was impossible earlier. To close the business and go out used to be a shame. People say, hey, band kar diya inka business, chalu nahi hai. Inko chalana nahi aata. There was a stigma in the mind. Mindset again got changed. Because honorably, you were able to come out of business, saying, I can't run it anymore, I'm shutting it, I'll go start something else new. The insolvency bankruptcy code was brought in by Prime Minister. So young people can start a business, try their luck, if they're doing well, they can continue, or else shut it honorably and go.
I'm not going to take too long. I know it's getting late for you all, but a few more things. Again, more inspired by seeing the MCC girls here. In the Army, in the Navy, in the Air Force, I have Jayant here before me who has been in the Defense Ministry, knows how. For a temporary position, you can always get enrolled, but after that you will have to go away if you're a girl. For permanent commissioning, it was always available only for boys. Women could never aspire to get into the armed forces. Who brought that change? And the armed forces have their own reservations, right or wrong, I'm not getting into that. Saying, no, we can't take girls in permanent positions. Working with them, changing their mindset, similarly working with colleges, young girls who are all saying, we want to get into the armed forces, why not? Understanding that aspiration of India's youth, Prime Minister worked with the defense forces and said, you have to open up. No longer can this work. And finally, he succeeded that today, even in the frontline positions, there are women officers getting posted. Now armed forces recruit, inclusive of Coast Guard, Air Force, Army and Navy, all recruit women. It is a huge change. It is a huge change. And this kind of a change cannot happen unless the leadership is committed, unless that leadership works with every stakeholder to change their mindset. India is a very complex country. India is a very complex country. Decision making goes through different times, different layers. Unless you have a visionary leadership, which believes that the aspiration in the ground has to be respected, and he knows how the government system works, without upsetting anyone, gradually get every change through. That's the change which Prime Minister Modi has come up with. And that is the change I want you all to recognize. So if the mindset of Indians are changing, they are seeing that there is a government which is working, which is responding to people's aspirations, it is responding to so many things, and therefore making the system work for the people. Mindset outside India is also changing. People are seeing how there is a committed, dedicated government which puts India's interests first. Otherwise, do you think it is possible, even after the war is now continuing for more than 1 year, to halt the war in Ukraine, asking Ukraine to hold ceasefire, and asking Russia to hold ceasefire, and making sure that every one of our students are safely brought back to this country? Do you think it's possible? The mindset change outside, that there is a leader, there is a government in India which puts India's interests first. You want your citizens to be safe. You want your people to be brought back to safety, which is a legal right of yours. Why wouldn't you want to exert that? Yemen, where there was a ravaging war, ship was sent, huge ship was sent. Navy sent its ship and brought our Indians back, other than the flights which went. Sudan, every part where there has been Indian life, who are all caught up in a difficult situation, have been treated safely and brought them back, whereas even developed countries don't do that even today. Many of our own citizens are saying, US citizens were there, I was holding a paper as a flag, and little paper only, it was crushed, but it was the Indian flag. They said, oh, you're Indian, go there, your country is taking you back. Others were waiting. They didn't have any such a facility done by their own government. So we may still be an emerging market country.
We may still not yet be a developed country, but Prime Minister Modi's government takes every Indian seriously, whether he is in India or whether he is abroad, whether he is comfortable in one place or in distress in some other place. Every citizen is heard and every citizen is responded to. That is the kind of government I will be very proud of. That's the government I'll be proud of as a citizen of this country. So that is the mindset change which even a government has today, that Indian government feels that every citizen is important, his life is important for him and his family and for us, and we get them back. The mindset change is something which you can keep testing against this government repeatedly. No little temptation has been needed to by anybody. No corruption. 9 years. Not a whiff of corruption. Now today, corruption doesn't seem to irritate us at all. But do you realize what impact it's had on us? When the corruption blows out, the country's image is shattered, people's money is being exploited. What you pay as tax is being eaten up by somebody, whereas it is not coming down to the roads or the ports or the harbors that we need for our development. So that mindset change. And then of course the Seva Bhav, that's why the government and the party, they're all working for COVID affected citizens, carrying food, carrying medicine, getting PPE kits made. From importer of PPE kits, we've become exporter of PPE kits, all within a matter of 2 years. Making Seva part of your work, that's the quality which we are imbibing from Prime Minister. And of course, Garib Kalyan, Anuragji has expanded a lot, I don't need to expand on it. But I appeal to all the young minds here. The emphasis that sports has received in the last few years, and emphasis that young talents have received in the last few years. Working for a podium position in Olympics is not something which is difficult. Any government could have done it, but did any government do it is the question. You have a Prime Minister like Modi who says, no, you ensure that every aspirational sports person gets his best chance. So there is not one area of activity which the Prime Minister has left unattended. I draw your attention before I close to the way in which Padma Awards are being given in this country. Earlier, people who had some connection with people in Delhi, people who had some connection with people who were in power, managed to get Padma this year, but just Padma Shri. After a few years, Padma Bhushan. Again, after a few years, Padma Vibhushan. And that cycle kept on happening. But now, under Prime Minister Modi, there is a committee of good people sitting and saying all over the country, who are those people who we don't even know? For all you know, that person is living in my neighborhood. We don't even know about them. But they're doing brilliant, selfless work. And should they not be recognized? Only such people have received Padma Awards in the last 8-9 years. We are coming to know such wonderful people who did not get one penny of benefit from the government, but dug the road, laid a pathway from the village because his wife couldn't get timely medical attention. He says that halat should not be affecting others in the village, so I will lay the road. And the rest of the village benefits from that good deed. That person needs to be recognized or not. PM says, yes, you should recognize, get them from wherever they are and give them a Padma Award. So it's become a people's award. A mindset change again. Recognize even those people who you wouldn't even recognize in your own neighborhood, but for the brilliant work that they've done.
So India is now a country which believes in its own strength. Even if it believed earlier, there was no recognition for it. So there can immediately be voices from opposition parties saying, oh, 2014 only onwards that you have belief in yourself. No. Belief and recognition. Belief and trust. Belief and facilitation. Belief and responding to people. These are the kind of mindset changes which are so required for a young nation to move forward with hope. And that's what Prime Minister Modi offers. And without taking more time, I appeal to you at this juncture. The data is there before you, you can always test it. But unless we understand that leadership matters, unless we understand core ethical values of being clean, of being dedicated, of wanting to serve the country, you're not going to have earnest attempts at building India. And it is that earnest attempt which should appeal to the young. Your ideology, when you're young, your ideology should be, that's the kind of leadership that will take India forward. That is why at the beginning I spoke about freedom movement, the kind of people we, kept ourselves before. And said, these are the kind of people we should become. We should take this country forward, so we should be there. Now you can see that happening with Prime Minister Modi. And therefore, my humble appeal to you is data can prove so many things. But the intent of the person, the seva bhav of the person, the dedication of the person, and the way in which he has shown in the last few years as to how the entire country can be taken together. You can be in rural areas, you can just be a farmer cultivating small grains, or you can be a person just doing one little artwork in your village, or you can just be doing very little of your family's trade, but remembering a cause for the village. All of them have been given a role, recognition, and appreciation. India needs this and many more of such. And that is why my humble appeal is look at what has happened in the last 8-9 years. Ideally, look at what should be happening in the next several years. Give stability to this country. We don't want uncertainties. Morning, afternoon, evening, this person is getting out of the government, that person is corrupt, a third person is having a, challenge to the existing leadership. We don't want any of these horse trading nonsense. We need a stable government so that all your and all our future are ensured, so that India can be a completely developed country, so that you don't have to go through what all of us are going through. Waiting in queues for gas cylinders, waiting for more than 1.5, 2 years even to get a small scooter. I was in JNU at that time as a student. I know the first time Piaggio, an Italian scooter company, had come to India. Scooters used to be produced by them. They said this will be out in the market from November this year. People had to pay advance money, book it, and wait for 10 months to get a scooter. India's changed today. We don't want to go back to that era. We need to move fast. So my humble appeal, young minds, have a look at what's happened in the last 9 years at all levels. Look at the leadership that is so dedicated for putting India's interests first. And we need a steady, strong leadership to make that possible for all of us, that by 2047, you, the young of India today, will have an India you can be proud of. Thank you very much. जोरदार तालियां लगातार जब से होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका व्यक्तिगत महोदया जी। पिछले 9 वर्षों में कैसे नियत से जमीन से संस्थागत बदलाव के साथ में आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया।